जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा तो क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है क्या? करंट सिचुएशन को देखकर क्या ये बोल सकते हैं कि ये वॉर कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है? See, if you ask me, सच तो ये है कि अमेरिका has lost this war already. ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि वो युद्ध लड़ क्यों रहे हैं। सर, एक तरफ ईरान ऑलरेडी वॉर में है, क्या दूसरी तरफ ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का अटेम्प्ट भी कर सकता है? तो अगर ईरान को शांति दे दी जाए और उसके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव ना डाला जाए और ईरान का इंटेंशन हो कि अब हम न्यूक्लियर बनाएंगे तो 8 हफ्ते में न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। 2 महीने में। 2 महीने बना देगा। सर, यूएस के वेपन्स और जो मिसाइल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, इस वजह से यूएस अब इस वॉर से बाहर आना चाहता है, ये सही है क्या? अमेरिकन माइंडसेट इज कि बहुत हथियार बहुत कम समय में अगर मार दिए तो आदमी हार जाएगा। But then America cannot sustain this, and this is not how you win wars. अमेरिका के मिसाइल स्टॉक्स अगर खत्म हो रहे हैं, उनके वेपन्स खत्म हो रहे हैं, तो क्या वो इंडिया से ब्रह्मोस लेगा या बाकी वेपन्स लेगा? अगर हम देंगे तो जरूर ले लेगा, लेकिन हम देंगे नहीं। इशू ये है कि हम देने नहीं वाले। उसे बोले वो जो 15 बार तूने बोला है कि मैंने सीज फायर कराया, पहले बोल नहीं कराया, झूठ बोला मैंने। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में सोशल मीडिया में चल रहा है कि उनकी जो भी वीडियोस आ रही हैं वो सब एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, वो मर चुके हैं। सच्चाई क्या है? इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जिंदा हैं कि मर गए हैं, लेकिन ये तो है कि एक वीडियो तो ऐसी निकली जिसमें वो बोल रहे थे, जिसमें उनकी 6 उंगलियां दिख रही हैं। वो एआई जनरेटेड वीडियो थी, और अगर नहीं थी तो उसको डिलीट क्यों किया? इजराइल इज नॉट विनिंग दिस वॉर, एंड इट्स नॉट गुड फॉर इजराइल इन द लॉन्ग रन। क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध से हट जाता है, जो उसको हटना पड़ेगा, तो इजराइल विल बी वेरी आइसोलेटेड इन दैट इंटायर रीजन, एंड ईरान तो बेलिजरेंट है। अब उसका सुप्रीम लीडर वो है जिसकी बीवी आपने मार दी, जिसकी बहन मार दी, जिसका बहन का हस्बैंड मार दिया, उसका बच्चा 14 महीने की बच्ची मार दी, उसके पिता को मार दिया, उसकी माँ को मार दिया, सबको मार दिया। तो नाउ ही इज इन दैट स्टेट कि अब बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा। एग्जैक्टली, वो तो मतलब घायल है। फैजल हो गया वो, फैजल। सर, ईरान ने इतनी सारी कंट्रीज पर एक साथ अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान पर एक भी अटैक नहीं किया। पाकिस्तान भी यूएस का एलाई है, तो पाकिस्तान पे क्यों अटैक नहीं किया ईरान ने अब तक? क्या रीजन? ईरान डज नॉट वांट टू वेस्ट अ हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन। 20 लाख का ड्रोन भी नहीं बर्बाद करेगा पाकिस्तान पे। उसके छर्रे बेच के पाकिस्तान अपना पैसा कमा ले। हाँ, वही कुछ। लोहा बेच के आप हमारे पे साहब 2-4 बम मारिए, उसका लोहा बेच के हम आटा लेंगे। तो ये तो हालात है। इंडिया इस वॉर में क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? हो सकता है इस युद्ध में राष्ट्र को मध्यस्थता करनी पड़े, इसीलिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की आवश्यकता नहीं है। हम शांति दूत बन सकते हैं दुनिया के, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगा। ट्रम्प साहब तो 1 साल तक नोबेल के पीछे लगे रहे और उनको नहीं मिला। हो सकता है लेकिन इस साल भारत को नोबेल प्राइज मिलने के लिए एक मौका है। अगर इस युद्ध को हम रोकते हैं तो मे बी इट्स नॉट ट्रम्प बट इट्स मोदी। सर, भारत जब भी कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, वॉर वाली सिचुएशन में रहा है, तो इसराइल ने हमेशा भारत की मदद की। इस वक्त क्या भारत इसराइल की मदद करेगा? ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक, क्योंकि हर युद्ध को अपनी मोरालिटी से देखना पड़ेगा। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। ईरान इजराइल अमेरिका वॉर एक अलग ही मोड़ पर जा चुका है। इस वक्त एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ईरान को इस लड़ाई में अपर हैंड है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में यूएस ने अपनी जितनी मिसाइलें ईरान पर मारी, अब यूएस की मिसाइल स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं। थोड़े टाइम बाद उनके पास ना वेपन्स बचेंगे ना मिसाइल्स। किसके पास? अमेरिका के पास। इसलिए थोड़े टाइम बाद ये लड़ाई रुक जाएगी इसी वजह से। और क्योंकि बात मिसाइल्स की हो रही है, ये देश एक दूसरे पर ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, हमने सोचा बात करते हैं सृजनपाल सिंह जी से, जिन्होंने सबसे करीब से काम किया है भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम सर के साथ। और सृजनपाल सिंह जी, जो कि एक ऑथर हैं, साइंटिस्ट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। इस एपिसोड में हम उनसे बात करेंगे दुनिया में चल रहे सबसे बड़े इस वॉर की, ईरान इजराइल अमेरिका वॉर की, मॉडर्न वॉरफेयर की बदलती तस्वीरों की, एडवांस वेपन्स, मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन, डिफेंस टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। और कुछ ऐसे इनसाइट्स भी ये हमसे शेयर करेंगे जो हमने और आपने न कभी देखे न सुने। बहुत कुछ सीखने लायक इस पॉडकास्ट में। जो भी आपका दोस्त इस वॉर से रिलेटेड अपडेट्स चाहता है, ये पॉडकास्ट उनसे जरूर शेयर करना। पर उससे पहले प्लीज वेलकम सृजनपाल सिंह जी। नमस्ते सर, वेलकम। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इट्स वेरी गुड टू बी विद ऑल ऑफ यू अगेन। वॉर पे बात करेंगे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के साथ आपने बहुत समय बिताया, बहुत कुछ आपने उनसे सीखा। इस वक्त दुनिया में देश एक दूसरे पे मिसाइलें मार रहे हैं, तो इस सिचुएशन में, आज के टाइम में, क्या हम ये बोल सकते हैं कि कोई वॉर जीत रहा है या कोई हार रहा है वॉर के कॉन्टेक्स्ट में? मतलब See, if you ask me, सच तो ये है कि America has lost this war already. ओके, They've lost this war. It's a matter of time now. It's a matter of getting exit from it. ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि वो युद्ध लड़ क्यों रहे हैं। अमेरिका की अधिकतर जब प्रेसिडेंट को नहीं पता, जनता को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि इस युद्ध की विजय गाथा अगर डोनाल्ड ट्रंप को बनानी हो तो वो क्या होगी। युद्ध जब शुरू हुआ तो क्या कहा ट्रंप ने पहले दिन कि हमारा तो सत्ता परिवर्तन करना है, रेजीम चेंज। राइट। यू नो, हम तो ईरान में रेजीम चेंज के लिए लड़ रहे हैं, ईरानियों में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 2-3 दिन बाद जब रेजीम तो
मार दिया, अली खमेनी को ख़त्म कर दिया, पूरी रजीम को ही ख़त्म कर दिया, लेकिन सत्ता नहीं गिरी क्योंकि वो मडूरो वाला वेनेजुएला का केस सोच रहे थे कि मडूरो को हटाया, वेनेजुएला गिर गई। लेकिन ईरान इज़ अ स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट। ईरान में कम से कम 20-30 हज़ार ऑफिशियल्स हैं, सिर्फ उस जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी अलग अलग जगह पर है। तो वो नहीं हुआ। फिर ट्रंप ने क्या बोला कि ये रजीम चेंज का वॉर नहीं है, ये हमें ईरान की जो न्यूक्लियर पावर है वो समाप्त कर देनी है, यानी ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। अब इसकी बात होने लगी। फिर मार्को रूबियो आए। मार्को रूबियो कौन है? उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, विच इज़ लाइक नंबर 3, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो हिलरी क्लिंटन थी ओबामा के टाइम पे। सो मार्को रूबियो ने कहा कि नहीं, ये तो इजराइल वाज अटैकिंग ईरान और हमें पता था ये बात, तो ईरान रिटेलिएट करता, तो इसलिए हमने प्री रिटेलिएट कर दिया, मतलब वो हमें मारता इस जवाबी कार्रवाई में, इसलिए हमने इसको जवाबी कार्रवाई के पहले ही जवाब दे दिया। सो इट बिकेम लाइक आई वेंट विद इजराइल, विच बिकेम अ ह्यूज इशू इन यूएस, बिकॉज यूएस में जो इवन द राइट विंग मीडिया, जो ट्रंप सपोर्टर मीडिया, पीपल लाइक टकर कार्लसन, मेगन केली, जिन्होंने ट्रंप के लिए कैंपेन किया, they are saying कि इजराइल has dragged US into this war which does not help US at all. Correct. अब मार्को रूबियो ने ये बोल दिया तो लगा कि हाँ भाई बात सही है। अगले दिन ट्रंप वापस आए, बोला कि नहीं नहीं, इजराइल ने मेरे को ड्रैग नहीं किया, इफ आई वुड से तो मैंने इजराइल को ड्रैग किया। उसके बाद ये हुआ कि अब सत्ता परिवर्तन नहीं है, न्यूक्लियर की बात नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियर उन्होंने तो 1 साल पहले भी डिस्ट्रॉय किया था, हम इजराइल के साथ भी नहीं गए। अब कह रहे हैं कि हमने नेवी डिस्ट्रॉय कर दी, मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दी, ड्रोन डिस्ट्रॉय कर दिया। हर 3 घंटे बोलते हैं कि वी हैव वन ऑलमोस्ट, लेकिन वो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि जैसे वो कुछ होते हैं ना, वो हाथ धोने वाले साबुन 99.9% जब मारते हैं, लेकिन 0.1% कोई नहीं मार पाता। सो ट्रंप इज अनेबल टू क्लेम a goal post for victory. What is the goal? And nobody knows it right now. And honestly, if you ask me right now, if I was Donald Trump or his advisor, I want a way out of it. I cannot continue this war. इसका economic impact बहुत ज़्यादा है, इसका जो ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है वो है, अमेरिका की ट्रेजरी पे इम्पैक्ट है वो है। अमेरिकन्स आर नॉट गेटिंग इनटू एनीवेयर क्लोज टू विनिंग क्योंकि ग्राउंड ट्रूप्स तो हैं ही नहीं। ईरान इज नॉट लेटिंग गो ऑफ इट्स ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। चाइना एंड रशिया आर कमिंग नाउ टू असिस्ट ईरान, एंड द ग्लोबल कम्युनिटी including India, the sentiment is rather pro-Iran, which Trump did not anticipate. A country like Japan, which is such a Trump ally, is 90% against the war. NATO is refusing to help Trump कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने के लिए मुझे लोग चाहिए. Nobody is coming. And US Navy is saying हमारा काम ही नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराना, हम लड़ाई लड़ने आए हैं, हमारा काम एस्कॉर्ट करके लोगों को इधर से उधर ले जाना नहीं है. So इस कॉन्टेक्स्ट में there is nothing which I can say is a victory for US. And so US cannot win this war. Iran may or may not win this war. Iran cannot lose it. So या तो stalemate रहेगा और उसमें अमेरिका का ही bleed होगा, या फिर अमेरिका has to get out of this war. एक नैरेटिव ये भी आ रहा है बाहर कि यूएस के जो वेपन्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, मिसाइलें वो खत्म हो रही हैं. ये कितना सच है? सी अमेरिका जहाँ भी लड़ाई लड़ता है, अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से देखिए, 1945 में वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उसमें तो सोवियट्स उनके साथ थे, तो जर्मन्स को हरा दिया. लेकिन उसके बाद अमेरिका कोरिया का वॉर लड़ा. कोरिया में क्या हुआ? नॉर्थ कोरिया अभी भी जिंदा है. फिर उन्होंने वियतनाम में वॉर लड़ा. उसमें क्या हुआ? एक्चुअली में जो हो चिन मिन थे वो तो पूरा कब्जा ही कर लिया वियतनाम में, तो अमेरिका लॉस्ट दैट वॉर. अमेरिका फॉट अ 20-year वॉर इन अफगानिस्तान विच लेड टू नथिंग. अल्टीमेटली तो हथियार छोड़ के चले गए. अमेरिका फॉट अ वॉर इन इराक ट्वाइस. जब ग्राउंड इन्वेजन किया जॉर्ज बुश ने, छोटे वाले बुश ने, तब वो लड़ाई भी अभी तक जीत नहीं पाई. इराक पे अमेरिका का कोई कब्जा नहीं है. तो अमेरिका इनिशियली बिकॉज ऑफ इट्स शॉक एंड ऑ, जो मिलिट्री में बोलते हैं, शॉक एंड ऑ बहुत होता है. बहुत बड़े बड़े हथियार, बंकर बस्टर, ये पेट्रियट मिसाइल, वैसी मिसाइल, टोमाहॉक मिसाइल, एवरीवेयर देयर इज फायर एंड फ्यूरी. But then America cannot sustain this, and this is not how you win wars. American mindset is कि बहुत हथियार बहुत कम समय में अगर मार दिए तो आदमी हार जाएगा. But that's not how wars are won. Because Iran is fighting this war for sovereignty and survival. America is fighting this war, we don't know why, but probably for Israel, for oil, for economic resources, for satta parivartan, whatever, but it's not a desperate war for America. America can get out of this war and there's nothing America loses in terms of its territory. Iran loses everything. So लड़ाई में जज्बा काम आता है. ये भी दिखाता है, सिर्फ हथियार नहीं आते. अब हथियार क्या थे इन्होंने शुरू में? You look at the missile profiles. Tomahawk missiles जो उनकी सबसोनिक मिसाइल है, हमारी ब्रह्मोस उससे बेटर है, by the way. It goes about in terms of speed? In terms of speed, precision, everything is cost. A Tomahawk missile will cost about 4 million, which is 40 crore. Okay. A BrahMos will cost about 3 million, which is 30 crore. Goes 1.5 times faster, strikes better. Okay. BrahMos is better. But चलिए, Tomahawk missile उनकी है. Tomahawk missile अमेरिका युद्ध की शुरुआत में 200 मिसाइल दाग चुका है. पहले 10 दिन की बात है.
जिसमें इनके रिजीम वाले मर गए थे, जिसमें मर गए थे। हाँ, तो टॉमहॉक देगा, लेकिन टॉमहॉक की कितना आपने कॉस्ट बोला? 200 200 मिसाइल्स, into 4 is 800 million। 800 मिलियन की टॉमहॉक मिसाइल उन्होंने ताक डाली। 800 कितना हो 8,000 गया? करोड़। 8,000 करोड़ की मिसाइल कर दी। अभी अमेरिका चलिए वो बिल तो भर देगा, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई है कि अमेरिका डज नॉट मैन्युफैक्चर टॉमहॉक मिसाइल्स एट दिस रेट। अमेरिका कैन मैन्युफैक्चर नो मोर देन 100 टॉमहॉक मिसाइल्स पर ईयर। पर ईयर 2 साल की स्टॉक तो उन्होंने 1 हफ्ते में उड़ा दी। तो हाउ विल यू सस्टेन दिस वॉर? और अभी कितना बचा रहेगा इसका कोई नंबर? एग्जैक्ट वो बताते नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका वुड हैव एक्सपेंडेड मोर देन हाफ ऑफ इट्स टॉमाहाक को स्टॉक। अमेरिका कैन नॉट कंटिन्यू दिस लेवल ऑफ वॉर फॉर अनदर 15 डेज, फिर उसको कुछ और करना पड़ेगा। तो ये वही वाली स्ट्रैटेजी है जो आपने शुरू में कही कि एक साथ बहुत ज्यादा मार दो और आपको लगेगा कि सामने वाला हिल जाएगा, जो कि ईरान बिल्कुल नहीं हिला अभी। अमेरिका की स्ट्रैटेजी, अमेरिका को ये सपना था डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर अली खमेनी को मैंने मार दिया तो ईरान Surrender कर देगा। सरेंडर कर देगा, गिर जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और ये झांसा उनको किसने दिया, कब दिया, ये नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेनेटर्स, जिसमें ग्राहम करके एक हैं, वो इजराइल के साथी हैं, और वो इजराइल ने उनको ये सपना दे दिया कि अगर हम अली खमीनी को मार देंगे तो वी विल बी एबल टू टॉपल ईरान। लेकिन ये गलत हो गया, वो मडूरो से ज़्यादा ही ओवर मोटिवेटेड हो चुके थे, वो तो ज़्यादा मोटिवेशन टॉक सुन के आ गए थे मडूरो की बात से। अब ये तो टॉमाहॉक की बात है, ये तो अटैक मिसाइल है, बट प्रॉब्लम दूसरी हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि ईरान के पास रिपोर्टेडली स्टॉक पाइल है 80,000 शाहिद ड्रोन्स की, 80,000 शाहिद ड्रोन्स की। और शाहिद ड्रोन्स की इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा इस वॉर में तो दिख ही रही है, बट रशिया यूक्रेन वॉर में भी चल रही है। और इनफैक्ट शाहिद ड्रोन का अब ये भी न्यूज़ आ रही है कि उसका लाइसेंस जो डिज़ाइन है उसको चाइना मैन्युफैक्चर करना शुरू कर रहा है। और चाइना के इंडस्ट्रियल माइट इस समय अमेरिका से कहीं ज़्यादा है, सो दे कैन नॉट काउंटर दैट। बट इवन इफ ईरान के 80,000 ड्रोन को काउंटर करना है तो अमेरिका के पास डिफेंड करने के लिए क्या है? टोमाहॉक तो अटैक करता है, ठीक है, डिफेंड करने के लिए पेट्रियट मिसाइल है। हाँ, सेम प्रॉब्लम, 4 मिलियन की एक, और डिफेंड करने वाली भी। डिफेंड करने के लिए मतलब अब एक ड्रोन पे जो एक मिसाइल जाती है, अगर ड्रोन को मिसाइल से मार रहे हैं, हाँ, ड्रोन को आप एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी मार सकते हैं, लेकिन अगर उसके खिलाफ मिसाइल आपने डाली, और ड्रोन तो, लेकिन जो ड्रोन पे तो आप दोनों कर सकते हैं, बट जो उनकी मिसाइल आ रही है बैलिस्टिक मिसाइल, उसके खिलाफ तो आप पेट्रियट ही यूज करेंगे। करेक्ट। एक मिसाइल के पीछे 4-4, 5-5 पेट्रियट मार रहे हैं इस समय, ठीक है? एक ईरान की मिसाइल और ये और 4 तीन, पेट्रियट। हाँ, वैसे विजुअल्स आपको मिलेंगे कि एक ईरान की मिसाइल आ रही है, 4 ये दुबई से यूएई की 4 अमेरिकन मिसाइल ही है, वो 4-4 मिसाइल इसको चेस कर रही हैं, तब भी उसको रोक नहीं पाई और वो स्ट्राइक कर गया। सोचिए कि एक मिसाइल को अनसक्सेसफुली इंटरसेप्शन में भी 160 करोड़ का खर्चा हो गया एक में। करेक्ट। और कितनी पेट्रियट मिसाइल अमेरिका बना सकता है? अमेरिका कैन नॉट मैन्युफैक्चर राइट नाउ मोर देन 50 पेट्रियट मिसाइल्स इन अ मंथ। 50, यानी कि अगर एक के पीछे 2-2, 3-3 जा रही हैं तो 17-18 इरानियन मिसाइल्स को तो काउंटर कर लेगा विद इट्स करंट प्रोडक्शन। होगी हजारों की संख्या में, क्योंकि ईरान, व्हाट वाज मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड इज ईरान स्टॉक पाइल। तो ईरान की स्टॉक पाइल कहीं ज्यादा थी जितना इन्होंने एंटिसिपेट किया था। ये पेट्रियट की प्रॉब्लम है, जो थर्ड मिसाइल है, हाई एल्टीट्यूड पे मारती है, वो तो ये साल की अगेन 100 बना पाते हैं। पेट्रियट महीने की 50 बनाते हैं, थर्ड साल की 100 यानी महीने की 8 बनाते हैं। हाँ। ठीक है, टॉमाहॉक भी महीने की 8 बनाते हैं, अटैक मिसाइल महीने की 8, डिफेंस मिसाइल महीने की 50 + 8 58 बना लिया। अब इतनी मिसाइल से अमेरिका कैन नॉट डिफेंड, वो अपने आप को तो डिफेंड कर सकता है, मतलब अपने जो एसेट्स हैं वहाँ पे, बट ईरान ने ये पूरा वॉर एक्सपैंड कर दिया। तो अब सिर्फ इजराइल को टारगेट नहीं कर रहा, सिर्फ यूएस के फ्लीट को टारगेट नहीं कर रहा, ईरान इज टारगेटिंग द सॉफ्ट अंडरबेली। वो क्या है? गल्फ स्टेट्स। सो गल्फ स्टेट्स ऑफ सऊदी अरेबिया, बट मोस्टली यूएई इज बीन टारगेटेड एंड यूएस इज अनएबल टू डिफेंड देम। एंड इनफैक्ट द गल्फ स्टेट्स आर कंप्लेनिंग कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, मैं इस लड़ाई में आपके साथ तो आ गया लेकिन आप मदद नहीं कर रहे हो मेरी, मैं नहीं बच रहा। सो दैट हैज बिकम अ प्रॉब्लम। B2 बंकर, अगर बंकर बस्टर की बात करिए, B2 बॉम्बर जिससे जाते हैं, तो बंकर बस्टर ये महीने में 2 बना पाते हैं। अब एक सिंगल हिट जो रन होता है B2 बॉम्बर का, आप 8-10 मिसाइल तो डाल ही देते हो ऐसे बॉम्ब्स। तो B2 टॉमहॉक ले जाता है? नहीं, बंकर बस्टर। अच्छा, बंकर जो 200, बंकर बस्टर वो कितना नीचे आता है जमीन के? 50-60 फीट तो जा ही सकता है इजीली, तो उतना थोड़ा ही देगा, 100 फीट तक भी लोग बोलते हैं। वो भी यूज कर लिया B2 बॉम्बर भी? हाँ, यूज करते हैं, लास्ट टाइम भी तो मारा था नातान्ज, और जो क्लेम किया, मारा था या क्लेम किया था? नहीं, इन्होंने लास्ट टाइम जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया था जो ईरान की, वो सब बंकर बस्टर बॉम्ब्स ही हैं। हाँ। अब ये बंकर बस्टर बॉम्ब इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ईरान ने सब कुछ जमीन के नीचे स्टोर कर दिया है। हाँ। उसने अपने ड्रोन्स भी नीचे स्टोर कर दिए हैं। वो ट्रक पे बैठाता है ड्रोन को, बाहर निकालता है,
ड्रोन जाता है या मिसाइल जाती है, ट्रक वापस चली जाती है. हम्म। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस इट. अब उसके लिए बंकर बस्टर बॉम्ब चाहिए, और बंकर बस्टर महीने में 2 बना पा रहा है. ईरान So- ने वो एक डायलॉग सार्थक किया है कि आपको लंबा होना जरूरी नहीं, आपको गहरा होना जरूरी है। कह रहा था ना. हाँ. और इसीलिए ये लड़ाई अगर लंबी चलेगी हाँ, तो लॉस अमेरिका का होगा. हाँ, अमेरिका विदाउट पुटिंग ग्राउंड ट्रूप्स कैन नॉट विन दिस वॉर. एंड बाय पुटिंग ग्राउंड ट्रूप्स इस लड़ाई को उसको जीतने में 20 साल लगेंगे. करेक्ट। So this is the problem. So that's what I initially said. अमेरिका इस युद्ध को हार चुका है. तो आपने, सॉरी मैं इंटरप्ट कर दिया था, तो वो फ्लो चेन ऑफ थॉट थोड़ा सा ब्रेक हुआ होगा। जो B2 बॉम्बर है उससे बंकर बस्टर बॉम्ब गिरता है. Correct. और उसको उसने स्टार्टिंग में यूज किया था, पिछले साल भी नातांज में जो अटैक किया था वो उसने क्लेम किया कि उसने फुर्दो और नतांस में अटैक किया था. तो इस बार भी किया इस वॉर में। इस बार भी दोबारा किया. नतांस में, इस्फहान में भी अटैक किया, फुर्दो में भी शायद अटैक किया है, और हर बार ये अटैक करने के लिए बंकर बस्टर ही चलेगा, क्योंकि वो बंकर के अंदर है. तो एक उसका जो ट्रिप लगता है और वो कितना ले जाता है और कितना गिराता है। टिपिकली एक B2 बॉम्बर में 2 बंकर बस्टर बॉम्ब लगते हैं, ठीक है। और ऐसे 3 या 4 B2 बॉम्बर एक साथ जाते हैं. ओके। तो इसीलिए 6 से 8 एक सॉर्टी में खत्म हो जाते हैं. और वो महीने में 2 ही बना पाता है। महीने में तो बना रहा है, तो अपना स्टॉक पाइल में जा रहा है ना. वो तो पिछले महीने में जो बनाया था उस पर काम कर रहा है. तो बेसिकली अमेरिका इस लड़ाई के हथियार इतिहास से निकाल रहा है अपने, और इस लड़ाई का खर्चा अपने भविष्य निकाल रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे खर्चा हो रहा है. ट्रम्प डज नॉट हैव द बजट सैंक्शन टू फाइट दिस वॉर. और हर रोज अमेरिका लगभग $1 बिलियन का खर्चा कर रहा है इस लड़ाई पर. तो $1 बिलियन कितना हो 10,000 गया? करोड़। 10,000 करोड़. और 10,000 तो अमेरिका कर रहा है. इसराइल और गल्फ स्टेट्स मिला करके उतना ही वो भी कर रहे हैं. तो हर रोज इस वॉर पर जो अमेरिका और उसके एलाइज हैं उसके $2 बिलियन यानी 20,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है. इसके अगेंस्ट ईरान कितना कर रहा है? ईरान का तो खर्चा ही नहीं है. ईरान, अगर जस्ट टेक द नंबर्स ऑन हाँ। दिस, ईरान का जो शाहिद ड्रोन है वो है $20,000 का. ओके। तो $20,000 कितना हुआ? 20 लाख. 20 लाख। 20 लाख रुपए को ड्रोन के मारने के लिए 40 करोड़ की मिसाइल लग रही है. दैट्स द प्रॉब्लम. एंड ईरान इज वेरी स्मार्ट. ईरान ने क्या किया? ईरान रियलाइजेस दिस प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हुई है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि रशिया और चाइना के भी ब्रेन है इसमें. ईरान क्लस्टर म्यूनिशंस यूज करता है. तो ईरान एक मिसाइल में मल्टीपल 8-10 क्लस्टर म्यूनिशंस डाल देता है इसराइल के ऊपर. अब इन क्लस्टर, तो अब जहां एक मिसाइल को टैकल करने के लिए एक इंटरसेप्टर लगता है, अब क्लस्टर को टैकल करने के लिए 8-8, 10-10 इंटरसेप्टर लग रहे हैं. तो जो डिप्लीशन रेट है वो और तेजी से बढ़ गया. सो अब और तेजी से डिप्लीट कर रहा है. सो ईरान स्ट्रैटेजी इज टू ब्लीड इसराइल एंड अमेरिकन रिसोर्सेज, सो दैट एक समय ऐसा आएगा जब इनकी जो प्रोटेक्शन है, जो इंटरसेप्शन है, वो केबिलिटी लिमिट हो जाएगी. और उस समय अमेरिका को इट हैज़ टू कम ऑन अ कॉम्प्रोमाइजिंग टेबल. एंड ट्रम्प इज सेइंग अबाउट कॉम्प्रोमाइज. टोटल सरेंडर से वो आ गए हैं कि नेवी डिस्ट्रॉय हो गई है, कुछ बात कर लेते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो. अल्टीमेटली यही होगा कि ईरान से ये कहेंगे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो, जहाँ पे सारी मेरी शिप अटक गई हैं, राइट। और फिर वील डू सम डील एंड वील फिनिश द वॉर. दे हैज टू डू दैट. दिस कांट कंटिन्यू. एयर वॉर कैन नॉट कंटिन्यू. इट्स ओवर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. दे कैन नॉट कंसिस्टेंटली डू दिस. फिर या तो ग्राउंड ट्रूप्स आएंगे विच विल बी वर्स, या फिर इस युद्ध का कोई अंत आएगा. इसमें एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आई है कि उनका जो टॉप रिजीम है, मतलब जो टॉप प्लेयर थी उनके रिजीम की, वो तो मर गए हैं. तो ईरान ने ऐसी कौन सी प्लानिंग की थी कि अगर ये ऊपर वाले ख़त्म भी हो जाते हैं तो नीचे वाले वो कॉल लेंगे और वो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे कि ऐसे अटैक करना है, जो आपने बताया कि जैसे वो गल्फ पे अटैक कर रहा है या जैसे वो इसराइल पे अटैक कर रहा है. करेक्ट. सो ईरान आई थिंक प्रिपेयर्ड फॉर अ कंटिजेंसी प्लान कि अगर हर एक मीडियम लेवल लीडरशिप तक दे न्यू देयर अटैक प्लान पहले से ही, क्योंकि इतना वेल कोऑर्डिनेटेड ये अटैक प्लान नहीं रह पाता, क्योंकि मल्टीपल वो 10 देशों के साथ एक साथ लड़ रहा है. दूसरी यूएस की भी, यूएस थिंक्स कि ईरान इज अ मॉब लॉर्ड. उनको लगता है ये माफिया है कोई, और माफिया के हेड को मार दो अब, तो उसके बाद सारा जो उसका गैंग है वो पलट जाएगा. दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड. यूएस एक्सपेक्टेड कि लोग सड़कों पे आकर के ईरान में डांस करेंगे और सत्ता का परिवर्तन कर देंगे. कुछ लोगों ने किया भी. ये इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हैं, और मोस्ट जो वीडियोस आ रही हैं वो दूसरे देशों में ईरानी लोग हैं वो ये सब कर रहे हैं. ईरान के अंदर तो इतने बम गिरा रहे हैं, तो कैसे होगा लड़ाई. और दूसरी बात ये भी है, देखिए, आई मे हेट माई गवर्नमेंट बट आई हेट अमेरिका मोर देन माई गवर्नमेंट. इफ आई वाज एन ईरानी, कॉमन नोशन इन ईरान में कॉमन नोशन है. यू जस्ट किल्ड. लड़ाई के पहले दिन आपने मार दिया 160 बच्चियों को. और कैसे मारा आपको पता है? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेल. दिस इज ऑल्सो अ वॉर ऑफ एआई वर्सेस ह्यूमंस. अमेरिका के सारा टारगेटिंग, सारे वेपन्स आर ऑपरेटेड बाय whom? Not humans, AI. So there's this different AI tools. Anthropic is one of them. ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं AI tools. Who will be hit and when? So इसमें डेटा डाल देते हैं कि ये पोटेंशियल टारगेट्स हैं, फिर वो डिसाइड करता है कि किसको किसको मारना है. सो वन वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी वाज दिस गर्ल्स का अटैक जो गर्ल्स स्कूल में हुआ, जिसमें 160 बच्चियां मरी. तो ईरान के साउथ में एक शहर है मीनार,
उसमें जाकर के अटैक हुआ. What happened there was it was a double tap attack. So एक नेवल बेस था और ये उसी के अंदर स्कूल था. इस स्कूल में इन्हीं नेवी ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते थे और इसी स्कूल के बगल में एक हेल्थ केयर सेंटर था. एआई ने ये डिसाइड किया कि मैं स्कूल को स्ट्राइक करता हूँ. तो लोगों ने कहा शायद गलती से मार दिया होगा, स्कूल डेटा गलत होगा, मिस रिप्रेजेंट हो गया, जो भी होगा. लेकिन एक और चीज़ हुई उसमें. इट वॉज अ डबल टैप अटैक. डबल टैप अटैक क्या होता है? डबल टैप अटैक ये होता है कि मैं किसी को कहीं मारता हूँ, फिर वो दर्द से बिलबिलाते हुए घायल अवस्था में भागते हैं वहाँ से. जब वो भाग करके कहीं जा रहे होते हैं तब मैं दोबारा मारता हूँ. जैसे हॉस्पिटल में मारता हूँ राइट. या सड़क पे मारता हूँ जहाँ से वो निकल रहे हैं, ताकि इनको मैं ख़त्म कर दूँ कम्प्लीटली. दिस इज़ डबल टैप अटैक. सो इन लड़कियों के ऊपर फर्स्ट टैप अटैक हुआ और वो वीडियो है जिसमें धुआं पीछे निकल रहा है स्कूल में. और वो वहाँ से बच्चियाँ कहाँ भागी होंगी? नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर में जो पास में था. और वो हेल्थ केयर सेंटर पे गिरने की यू हैव अ सेकंड टैप. सो द एआई डिसाइडेड टू डू डबल टैप, ताकि वो बच्चियाँ तो मरेंगी, आई डोंट केयर, एआई इज रूथलेस, लेकिन उन बच्चियों को बचाने उनके पेरेंट्स आएंगे हु आर नेवी ऑफिसर्स. सो लेट्स डबल टैप. बाप रे. So they were using little children. AI will use children as a bait to kill their parents, who are the real targets. So this war has many lessons, and it's not just economic lesson, it's not just American lesson, it's also how artificial intelligence जब युद्ध भूमि में पहुंच जाएगा तो उसके consequences क्या होंगे. The element of empathy, compassion, even kindness towards children, innocent कौन है और कौन नहीं है, ये सब कोई मायने नहीं रखेगा. So this is what has happened. और इसीलिए जब ये होता है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ईरान के लोग सड़कों में डांस करेंगे कि अली खमेनी मर गए, अब हम अपनी सत्ता जो कटे थे वो भी जुड़ जाएंगे. एग्जैक्टली. और वर्ल्ड में भी शायद ये हुआ कि लोगों को, मतलब जैसे आपने जापान का एग्जांपल दिया कि जापान जो कि प्रो ट्रम्प है टेक्निकली, वो अब प्रो ईरान हो गया इमोशनली. नोबडी वांट्स टू फाइट दिस वॉर. इंडिया में कितने लोग ऐसे होंगे जो इस युद्ध को कहेंगे कि ये नैतिक आधार पे सही है. वो अलग बात है कि हमारे इजराइल भी हमारा मित्र है, अमेरिका से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, चाइना से भी हम ठीक ठाक ही हो गए हैं और ईरान से भी हमारी कोई ऐसी वॉर नहीं हुई है. लेकिन नैतिक आधार पे इस युद्ध को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनफैक्ट यूएस भी नहीं कर पा रहा है. अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म चीफ ने रिजाइन कर दिया, ये जिनको ट्रंप ने अपॉइंट किया, जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, ट्रंप की पार्टी के हैं, उन्होंने ये कह के रिजाइन कर दिया कि ईरान कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था, हम क्यों कर रहे हैं इस लड़ाई को. सो अमेरिका के अंदर खुद 2/3 लोग कह रहे हैं कि इस युद्ध में हमें नहीं जाना. और जनरली ऐसा नहीं होता. जनरली जब कोई युद्ध अमेरिका करता है तो एटलीस्ट पहले कुछ दिनों तक तो 90-95% अप्रूवल रेटिंग होती है प्रेसिडेंट की. यहाँ पे प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग 30% नहीं बची. सो नोबडी इन द वर्ल्ड इज एबल टू जस्टिफाई दिस वॉर. नेटो से इन्होंने हॉर्मूज खोलने के लिए क्या बोला? आप लुक एट द होल साइकिल ऑफ हॉर्मूज. हॉर्मूज में एक तरफ शिप रुक गई हैं. ट्रंप ने पहले कहा कि ये जो शिप्स हैं इनके कैप्टन को बहादुरी दिखानी चाहिए और भाई निकाल ले जाओ अपनी शिप. तो कैप्टन ने कहा साहब मैं मर्चेंट शिप का कैप्टन हूँ, मैं वॉर शिप का कैप्टन नहीं, मेरा काम बहादुरी दिखाना नहीं है, मेरा काम सामान पहुंचाना है, मैं नहीं जाता. तो ट्रंप ने कहा अच्छा ठीक है, अब मेरी नेवी आपको एस्कॉर्ट करेगी. तो बोल दिया. फिर उनके नेवी चीफ ने आके बोला, क्या बोला कि ये मेरा काम नहीं है, नेवी का काम एस्कॉर्ट करना नहीं है, दिस इज नॉट सेफ, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ पैसेंजर मूवमेंट, तो हम वॉर लड़ते हैं, ये काम हमारा नहीं है, हम नहीं करेंगे. फिर नेवी, अपनी नेवी ने मना कर दिया. फिर ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा भाई नेटो वाले आओ, सब नेटो आओ और सब अपनी अपनी शिप लगाओ और ये एस्कॉर्टिंग करो. नेटो ने भी मना कर दिया. जर्मनी ने कह दिया नॉट माय वॉर. फिर उन्होंने बोला चाइना और जापान आओ, क्योंकि आपके सामान यहाँ फंसा हुआ है, आप बचाओ. नहीं किया, किसी ने नहीं किया. अल्टीमेटली ही इज आइसोलेटेड ऑन दिस एंटायर स्टेट ऑफ हॉर्मूज इशू एंड नॉट इवन हिज ओन नेवी इज विलिंग टू एस्कॉर्ट शिप्स आउट ऑफ इट. तो इसी ही increasingly Donald Trump is getting singled out, cornered, and the only person who's with him on this war is Benjamin Netanyahu. And he doesn't know what to do. Now, Israel wants to continue this war, and Trump is का better interest ये है कि इस war से वो निकलें, क्योंकि नवंबर में उनके मिड टर्म इलेक्शन है और इस मिड टर्म इलेक्शन में अगर वो हार गए तो एक बार फिर से डेमोक्रेट सत्ता में आ जाएंगे और उनको इम्पीच ही करते रहेंगे जैसा पहले हुआ था. So इसलिए that's his problem now. नेतन्याहू की डेथ के ऊपर बहुत कॉन्स्पिरेसी चली. आपको लगता है नेतन्याहू जिंदा है या मर गए हैं? इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जिंदा हैं कि मर गए हैं, लेकिन ये तो है कि एक वीडियो तो ऐसे निकली जिसमें वो बोल रहे थे, जिसमें उनकी 6 उंगलियां दिख रही हैं. वो एआई ही था? वो एआई जनरेटेड वीडियो थी, और अगर नहीं थी तो उसको डिलीट क्यों किया? प्रधानमंत्री कार्यालय ने इजराइल के उस वीडियो को ट्वीट किया, और फिर जब लोगों ने कहा इसमें 6 उंगलियां हैं, ये एआई जनरेटेड है, तो उसको डिलीट किया. तो डिलीट क्यों किया? इसका मतलब there was something malicious in it. But Israel
ने ये कैसे इतना जुवेनाइल, इतना हल्का उन्होंने यही तो प्रॉब्लम है मिस ये। कर दिया कि 6 उंगली दिखा दी। बस एआई जो है उंगली नहीं गिन पाता, बाकी सब कर लेता है। उसके बाद वो आए उसमें इंटरेस्टिंगली, फिर वो अगले दिन कॉफी में आए, कॉफी शॉप में आए, हाँ, और उन्होंने कहा नहीं नहीं देखो मेरी 5 ही उंगलियां हैं हाँ, और मैं देखो ऋतिक कॉफी रोशन पकड़े नहीं हो। हूँ, हाँ हाँ, देख वो वीडियो आई। हाँ, ठीक है। उसके बाद लोगों ने कुछ नया किया, लोगों ने उसी कॉफी शॉप में एग्जैक्टली सेम जैसी वीडियो बना दी एडोल्फ हिटलर की, अली खमेनी की, डोनाल्ड ट्रम्प की। लोगों ने किम कहा जोंग ये उन भी की, एआई, किम जोंग उन की, कि ये तो बन सकती है, ये मत मुझे सिखाओ, ये भी बन जाएगा। फिर अब उन्होंने तीसरे दिन वीडियो दिखाई कि वो बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो दैट इज समथिंग, a new lesson. Like I don't know whether he's alive or not, and it's so weird for me to say कि मुझे नहीं पता वो जिंदा है या नहीं है, जब वो वीडियो में आके चिल्ला रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। एक इंसान को अपनी जीवित होने का सबूत कैसे दे? What is the other way? अब क्योंकि हर चीज पे लोगों का डाउट है। सो आई थिंक वी आर एट अ पॉइंट, अगेन एआई का इम्पैक्ट युद्ध और युद्ध में कंफ्यूजन फैलाने में कितना हो सकता है, इट इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू नोटिस। बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने 7 मार्च से कोई ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया किसी को नहीं पता। बेंजामिन नेतन्याहू की वाइफ सारा नेतन्याहू ने ये ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे रादर किया, कि हमारे परिवार के खिलाफ बहुत कुछ लोग हैं जो हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, यानी इजराइल में ही कुछ हो रहा है, और लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा है। तो देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। Maybe he's alive, perhaps, but there's something political which is happening in Israel which the rest of the world does not know. तो अगर बेटे ने 7 मार्च से, नेतन्याहू के बेटे ने ट्वीट नहीं किया है, सोशल मीडिया पे वो नहीं आए हैं, तो इसको कवर करने के लिए वो ट्वीट कर भी सकते हैं, मोसाद कर भी सकता है, इजराइल कर भी सकता है, कि ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि नहीं आ रहे हैं। So, जो दूसरी थ्योरी आ रही है, again, this is a conspiracy theories, हाँ, we are getting into that, is not just about his death, but also whether he has been removed from power. फ्रॉम पावर And his family is under maybe some arrest or something like that, कुड बी। जिसकी वजह से they are in some duress, some problem. तो दूसरी थ्योरी ये भी आ रही है, क्योंकि Israel is not winning this war and it's not good for Israel in the long run, क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध से हट जाता है, जो उसको हटना पड़ेगा, तो Israel will be very isolated in that entire region, and ईरान तो belligerent है। अब उसका सुप्रीम लीडर वो है जिसकी बीवी आपने मार दी, जिसकी बहन मार दी, जिसका बहन का हस्बैंड मार दिया, उसका बच्चा 14 महीने की बच्ची मार दी, उसके पिता को मार दिया, उसकी माँ को मार दिया, सबको मार दिया, और वो ईरान का सुप्रीम लीडर है। एंड ही इज अलाइव। Well, again, that's another question. Now, Trump is saying कि he's alive, but he's disfigured, or he's in coma. Israel is saying he's dead. और वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। और ईरान क्या क्लेम कर रहा है कि जिंदा है? ईरान तो कह रहे हैं जिंदा है, ईरान तो कह रहे हैं he's fine. तो नाउ ही इज इन दैट स्टेट कि अब बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा। Exactly, वो तो मतलब घायल है। फैजल हो गया वो, फैजल। हाँ, बहुत बुरी हालत में है। And अगर वो बच जाता है तो what is the first thing Iran should do? If I was in the Iranian supreme commander, बदले की आग छोड़ दीजिए, लेकिन दुनिया के लिए क्या लेसन है? किम जोंग उन ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए, तो किम जोंग उन सेफ है। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन अभी तक नहीं बनाए, तो ईरान अंडर अटैक है। तो दुनिया में किसी भी मध्य साइज के राष्ट्र जिसके पास कैपेबिलिटी है, उसको तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए। अब बना लेना चाहिए भाई। नहीं बनाएगा तो ये लोग आ जाएंगे। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि समवन लाइक ईरान और अली खमेनी, द जूनियर मुस्तफा अली खमेनी शुड मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। पहला काम तो वही करेगा, और 65% तो उसके पास है, 460 किलो यूरेनियम, 65% यूरेनियम तो उसके पास है, ये बात तो सब मान रहे हैं। कहाँ से आया होगा वो? बना रहा था ना वो, नतान्ज और इस्फहान और फुर्डो में यही तो बनाता था वो, सेंट्रीफ्यूज में घुमा घुमा करके न्यूक्लियर प्योर कर रहा था। मिसाइल उसके पास दुनिया की बेस्ट है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल का जवाब अमेरिका के पास नहीं है। हाइपरसोनिक जब आती है तो सब पेट्रियट धरी वो रह यूज जाती किया भी ईरान है। ने? किया उसने। अब देखो वो मिसाइल आती है ना, जो आती है अंदर से, फिर एकदम से उसमें कुछ इग्निशन होता है और फिर तेजी से नीचे गिरती है, और सारी पेट्रियट मिसाइल ऐसे ऐसे गोल गोल उसके अराउंड घूमती रहती हैं, लेकिन वो अपने स्ट्राइक करती है। वो जो लास्ट स्टेज है, टर्मिनल स्टेज पे, दैट बिकम्स HGV, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। वो लास्ट बूस्ट देती है टर्मिनल स्टेज पे, और ये बहुत सारे पढ़े हैं उसके बारे में। हाइपरसोनिक इज कितना, 5 माक के ऊपर स्पीड, और ईरान 5 माक मतलब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊपर जाती है। इनफैक्ट ये भी क्लेम है कि ईरान की HGV गोज एट 18,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। उसको कोई मिसाइल रोक नहीं सकती, इंटरसेप्टर। उसके पास मिसाइल्स हैं, 65% प्योरीफाइड यूरेनियम है, 460 किलो, 11 बम बन सकते हैं। अब वो क्या करेगा? अगर ये लड़ाई में इसको थोड़ी सी भी 1 साल की भी विंडो मिलती है, तो सबसे पहले तो वो 65% यूरेनियम को 95% करेगा, और वो बनाएगा 11 न्यूक्लियर बम, और उनको लोड करेगा HGV पे, और सारी दुनिया को दिखाएगा, और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो ट्रम्प का क्लेम ही यही था कि अगर उसको न्यूक्लियर बनाने दिया जाता
तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हाईजैक कर लेता। सेकंड, आज जैसी सिचुएशन आई है तो वो तो मार देता न्यूक्लियर। एक्चुअली अली खमीनी द सीनियर वाज वो थोड़ा धीमे चलते थे न्यूक्लियर पे। उन्होंने फतवे भी जारी किए कि हम न्यूक्लियर नहीं करेंगे। अच्छा। तो अली खमीनी वाज ट्राइंग टू नॉट डू न्यूक्लियर। इनफैक्ट वो तो डील कर रहे थे ना, दे वर डूइंग अ डीलिंग। ओबामा ने तो ईरान डील करी थी, इसी पे हुई थी कि न्यूक्लियर हम नहीं बनाएंगे, तो न्यूक्लियर रुक गया। उसके बाद अभी करंटली जस्ट बिफोर दिस वॉर दे वर इन कॉन्वर्सेशन कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें इसके बदले क्या मिलेगा। और वो यही कह रहे थे कि हमारे पर कोई अटैक ना करे, हमें यही चाहिए, हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। और वो कैसे मिलती है? अमेरिका देगा, सिक्योरिटी गारंटी देगा और सैंक्शंस हटाएगा। दो अमेरिका पे चीजें भरोसा अमेरिका ही कर करेगा। सकते अब हैं। अमेरिका पे कौन भरोसा करेगा? वही तो। बिना बताए, बिना वॉर के डिक्लेरेशन के दे अटैक्ड हिम, राइट। दे किल्ड हिज फादर। अब वो क्यों भरोसा करेगा? और वो छोड़िए, कोई और भरोसा क्यों करेगा? अब तो ब्राजील जैसी कंट्रीज भी कहने लगी हैं कि हम शांतिपूर्ण हैं, बट लगता है ऐसा कि न्यूक्लियर बना लेना चाहिए। सो ट्रम्प के इस गलती ने दुनिया को एक, जिस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज में ढकेल रहे हैं। ढकेल दिया। नाउ एवरी स्मॉल कंट्री वुड वांट टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। अभी देखिएगा कुछ दिन में इंडोनेशिया कहेगा मुझे चाहिए न्यूक्लियर वेपन। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ डील करने की पहले ही कोशिश कर रहा था अबाउट अ न्यूक्लियर कवर, उसकी बात करेगा। फिर ब्राजील बात करेगा कि मुझे भी चाहिए। जितने बड़े बड़े देश हैं जो उनको लगता है कि अमेरिका हमारे पर कभी अटैक कर सकता है, दे विल से लेट्स गो न्यूक्लियर एंड दैट शुड बी अ नेशनल मिशन। सो ईरान का न्यूक्लियर स्ट्रेंथ, आपने अभी बताया कि उनके पास यूरेनियम 65% ही है, जितने में मतलब 100 में ही बनेगा, 95 में बनता है। 95 में बनता है। तो अगर 95 में, अच्छा 95 में ही बनेगा, हाँ, 65 में लिमिटेड बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, डर्टी बॉम्ब बनेगा, उससे रेडिएशन बॉम्ब बन सकता है, वो नहीं बनाएगा। वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, सस्टेन चेन रिएक्शन के लिए आपको बहुत ही हाईली प्योरीफाइड यूरेनियम चाहिए। उसको आप कैसे प्योर करते हो? जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हो, जोर जोर से नचाते हो उसको, मतलब मंथन के बाद ही विष निकलेगा। बहुत तेज मंथन होता है। मतलब दिस गोज इन 20,000 आरपीएम की स्पीड से अगर जब होगा तब जा करके ये होगा। तो लेकिन प्रोसेस वही है, सेंट्रीफ्यूगल, इसी को सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो प्योरीफाई करेगा। बार बार निकाल के बार बार डालते रहो, बार बार डालते रहो, निकालो फिर डालो, निकालो फिर डालो, ऐसे करके जब मल्टीपल साइकिल्स में आप करते हो, तो अगर ईरान को शांति दे दी जाए और उसके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव ना डाला जाए अब, और ईरान का इंटेंशन हो कि अब हम न्यूक्लियर बनाएंगे, तो 8 हफ्ते में न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। 2 महीने में? 2 महीने बना देगा वो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। और अगर उसने बना लिया तो बाकी लोग कंट्रोल में आ जाएंगे, यूएस चुप बैठ जाएगा। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर करना है तो फिर न्यूक्लियर वॉर होगा। क्या अमेरिका करने को तैयार है? ईरान के न्यूक्लियर पे एक मेरा और सवाल है, पर उससे पहले, क्योंकि हम बात कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी थियरीज की अबाउट बेंजामिन नेतन्याहू, एक थियरी ये भी चल रही है कि वहाँ के बाकी पॉलिटिकल फिगर्स ने या जो एंटी नेतन्याहू हैं, उन्होंने नेतन्याहू को या तो बंधक बनाया है, उनकी फैमिली को बंधक बनाया है, या उनको मार दिया है, जिससे अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर आए। क्योंकि इजराइल तो देखिए, इजराइल एक है, बट इजराइल के अंदर तो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू को मार दिया और ये बोला कि ईरान के वजह से नेतन्याहू मरे, तो अमेरिका पे प्रेशर आएगा कि तुम अभी ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब मार दो। तो इसीलिए ये भी है कि भाई नेतन्याहू मर गए, अमेरिका प्रेशर में आएगा, अमेरिका उस पर ईरान पे न्यूक्लियर अटैक कर देगा। तो आपको इसकी पॉसिबिलिटी लगती है? या अगर नेतन्याहू जिंदा है फिर भी क्या अमेरिका के पास अगर सारे हथियार खत्म हो रहे हैं, तो क्या अमेरिका ईरान पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? आई थिंक ये डिसीजन तो डोनाल्ड ट्रंप का है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर अब ट्रंप पे आ गया है इस युद्ध की नैतिकता को लेकर के कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर ऐसा किया तो ट्रंप की सत्ता और ट्रंप का प्रभुत्व और कुर्सी सब चला जाएगा। आई थिंक अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर को लेकर के टॉलरेंस तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर किसी देश पे अटैक कर देना 1945 से नहीं हुआ। 1945 में लास्ट टाइम किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया था, और ये ऐसा वॉर नहीं है जो सर्वाइवल वॉर है। अमेरिका इज जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर सम अदर कंट्री। इट्स नॉट कि वो कंट्री आपके ऊपर अटैक कर रही है, या अमेरिका को ईरान से कोई सीधा खतरा है। ये बात तो अमेरिका की खुद की सरकार अब मानने लगी है कि ईरान से हमें खतरा नहीं है, लोगों ने इसलिए रिजाइन किया। तो इसलिए ये संभव मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ये कर पाएंगे। मुझे ये लगता है कि इस युद्ध का अंत ऐसे होगा, ईरान से ये डील करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खाली करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ईरान और इजराइल के बीच में एक सिक्योरिटी गारंटी आएगी जिसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन पेपर पे लिखने के लिए कुछ चाहिए तो लिख देंगे ये कि हम सिक्योरिटी गारंटी देंगे। अमेरिका ईरान के किसी जो तोड़ डाला है इन्होंने, जो आइलैंड तोड़ा है इनका, छोटा सा आइलैंड है जिसमें इन्होंने सारा इनका ऑयल का कारोबार 90% वहीं से होता था, अमेरिका विल एग्री टू रीबिल्ड इट।
ईरान अच्छा, विल गिव, बनवा के भी देगा वो। बनवाएगा, क्योंकि वो तो फिर गल्फ कंट्री के लिए बनाना पड़ेगा, वो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। एंड सिक्योरिटी कवर देना पड़ेगा हाँ। ईरान को टू यूएई, क्योंकि यूएई इस युद्ध में सबसे बड़ा अननेसेसरी लूजर बन गया इसमें, जिसने लड़ाई शुरू भी नहीं करी। अमेरिका ने दुबई को बता करके नहीं, शहर बता करके कि यूएई को बता करके लड़ाई शुरू करी थी, वो तो सिर्फ इजराइल और अमेरिका की लड़ाई थी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान दुबई की साख को हुआ है, जो स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट बन रहा था कि हम सबसे सेफ हैं, हम बहुत फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। दुबई की इमेज को बहुत झटका लगा है, सो दे हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। इसके लिए यही कुछ है, क्योंकि ईरान टोटल सरेंडर करने नहीं वाला और ना उसको करने की कोई ज़रूरत है, और अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स भेज नहीं सकता क्योंकि इतना नुकसान होगा। ईरान की आबादी है करीब 10 करोड़ लोग, इराक की आबादी 2.5 करोड़ थी, उससे 4 गुना ज़्यादा। और जारगोस माउंटेन, चारों ओर माउंटेन है और बीच में एक डेजर्ट है। दिस इज़ ईरान। आप कैसे लड़ोगे? इस टैंक कहाँ ले जाओगे आप? डेजर्ट में टैंक्स आर इफेक्टिव, बट वो थोड़े ना लाएगा, और माउंटेन को तो क्रॉस ही नहीं कर पाओगे आप। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टेरिटोरियली टू कैप्चर ईरान यूजिंग ग्राउंड फोर्सेस, और ये एंडलेस वॉर है। और ईरान के लोग आर वेरी रिलीजियस, दे आर ऑल शिया एंड दे डोंट लाइक अमेरिका। दिस वॉर विल गो ऑन फॉर एवर। तो इसलिए ट्रंप की ये ब्लंडर तो आई होप नहीं करेंगे, न्यूक्लियर ब्लंडर भी नहीं करेंगे, बट आई थिंक द टर्म्स ऑफ द डील हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि ट्रंप ये कह देंगे मैंने भाई सारी मिसाइल तोड़ दी, मैंने सारे ड्रोन तोड़ दिए, 3-4 दिन तक ईरान कोई ड्रोन और मिसाइल अटैक नहीं करेगा, ये बैक चैनल पे बात हो जाएगी। तो ट्रंप ये कह देंगे देखो 3 दिन से कोई अटैक नहीं हुआ, इसका मतलब मैं जीत गया, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल करके लेट्स डू अ डील एंड फिनिश इट। दिस इज द नेचुरल कंक्लूजन। इसमें 2-3 वेरिएबल हैं। एक तो ट्रंप इज रैंडम, नोबडी नोज वो सुबह उठ के क्या बोलेंगे, हर 3 घंटे नई बात बोलते हैं। दूसरा, मुज्तबा इज, इफ ही इज अलाइव देन मुज्तबा इज हैज टू बी रिवेंजफुल, क्योंकि उसके अंदर बदला लेने की भावना होगी, और वो अमेरिका से तो बदला नहीं ले पाएगा बट इजराइल से तो ले सकता है। और तीसरा, द गल्फ नेशंस आर स्कैर्ड, क्योंकि दे गॉट इनटू अ वॉर जो जिनसे उनका लेना देना ही नहीं था, वो फालतू में इस वॉर में घसीट गए। सो दीज 3 वेरिएबल्स वन हैज टू लुक एट, बट पीस हैज टू बी रिस्टोर्ड बिकॉज द वर्ल्ड कैन नॉट सस्टेन दिस वॉर। और इस युद्ध में कोई भी जीते या ना जीते, जीत तो चाइना की हो रही है, रशिया की हो रही है, बोथ आर राइवल्स टू यूएस। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है इस वॉर का? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया हैज़ टू, आई थिंक एक समय ऐसा आएगा जब, और बहुत जल्दी ही आएगा, जब इंडिया हैज़ टू प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन द वॉर, बट नॉट युद्ध के लिए बट शांति के लिए। भारत पूरी दुनिया में इस समय अकेला ऐसा देश है जिसमें लड़ने वाले हर तरफ के लोग जो है भारत से दुश्मन नहीं है। अमेरिका से ठीक ठाक है हमारा, ट्रम्प ऐसा मोदी। कैसे पॉसिबल है कि आप सबसे दोस्त बन अब जाते यही तो हो? इंडिया की स्किल है, हमारी स्किल। सी बिकॉज वी आर नॉट एन अग्रेसर। हम किसी से सत्ता ले लें, सामान ले लें, तेल चुरा लें, ये सब हमारा काम ही नहीं है। हम अपना काम करते हैं। वी हैव अ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट, हम हर देश से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। वी आर अ गुड कंज्यूमर टू एवरीवन एंड वी टेक केयर ऑफ वो सभी लोग जो कमजोर राष्ट्र हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। बांग्लादेश हमसे लड़ाई लड़ता है, Correct. लड़ाई तो नहीं लड़ता है बट कितना क्या क्या तो बोलता रहता है कि इंडिया हमारे अपराधी को ले गया, ये तो गलत है। इंडिया को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करता है बांग्लादेश, राइट। और हम क्या दे रहे हैं, बांग्लादेश को डीजल दे रहे हैं, है ना। वी डिडंट आस्क हिम कि भाई तुम पहले वो जो शेख हसीना वाला तुमने बोला था वो स्टेटमेंट वापस लो, तब हम तुम्हें डीजल देंगे। और इंडिया ने ईरान से डील कर ली है, तो सारे श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, ऑल दीज कंट्रीज आर सेइंग कि हम तो डील करेंगे नहीं ईरान से, हमसे ईरान बात नहीं करेगा, बट इंडिया के डील से वी विल गेट आवर फ्यूल। सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ द सार्क नेशंस माइनस पाकिस्तान। सो वी आर, तो दैट बिल्ड्स योर इमेज। इंडिया का चाइना से ठीक ठाक है। सो ओवरऑल भी इंडिया वो नेगेटिव वाइब रेजोनेट नहीं करता, या इट्स अ रिलायबल पार्टनर, नॉन एग्रेसर, नॉन वायलेंट काइंड ऑफ अ कंट्री। और ईरान से भी दोस्ती है, ईरान के साथ रशिया और चाइना है, उनसे भी हम ठीक ठाक हैं। रशिया से तो बहुत अच्छी दोस्ती है, अमेरिका से ठीक ठाक है, इजराइल तो बेस्ट फ्रेंड टाइप्स है। सो बोथ साइड्स के दे ट्रस्ट अस, एंड मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते के अंदर इंडिया विल बी आस्क्ड टू प्ले एन एक्टिव रोल। इनफैक्ट फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने परसों नरसों बोला कि इंडिया शुड प्ले अ रोल। यूएस की मीडिया बोल रही है कि ट्रम्प शुड, वो बंदा बोला, सब बोल रहे हैं। टकर कार्लसन, हु इज अ राइट विंग एंड एंटी इंडियन बाय द वे, इज वेरी एंटी इंडियन टकर कार्लसन, और वो कह रहा है उसके शो पे, ही ग्रेट्स समवन एंड दिस गाय सेज इफ यू वांट अ सॉल्यूशन कॉल मोदी। Trump should call Modi and ask him to stop this war, and that's the only way this war will stop. So, see, ईरान गल्फ पे इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि अमेरिका की दुखती रग है गल्फ कंट्रीज, राइट? उनका प्रेशर भी जाएगा, प्लस अमेरिका का वहाँ पे बेस है, बेस भी है। बेस है। पर अगर बेस को हटा दें, उन कंट्रीज की तरफ से अगर यूएस को प्रेशर जाता है तो यूएस विड्रॉ करेगा इस वॉर से। एक ये थियरी है विच इज अ फैक्ट ऑल्सो। तो क्या ईरान इंडिया पे भी अटैक करके यूएस पे प्रेशर बनाएगा? आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी दिखती? Too far and unnecessary. ईरान तो ईरान इज ट्रीटिंग इंडिया लाइक
अ नेगोशिएशन टूल। मतलब ईरान को पता है कि इसी देश से मैं मध्यस्थता करा सकता हूँ। हाँ, अदरवाइज ईरान भारतीय फ्लैग की शिप को जाने दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। क्यों दे रहा है? हम तो ईरान की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट सेंडिंग मटेरियल। ईरान ने इतना कहा था हमसे कि मेडिसिन वगैरह आप भेज सकते हैं। अभी इसी टाइम अभी रिसेंटली बोल रहा हूँ। तो इंडिया भेजता नहीं है, भेज नहीं अभी नहीं भेजा है। आई थिंक बैक चैनल डिस्कशन चल रहे होंगे। वी विल नॉट गेट टू नो टिल इट हैपेंस। बट इंडिया से यही एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप दवा भेज दो, मरहम पट्टी भेज दो, ऐसी चीज़ें करो शांतिपूर्ण। नोबडी इज आस्किंग कि इंडिया को आप मिलिट्री इंटेलिजेंस भेज दो, क्योंकि सबको पता है हम तो नहीं देने वाले। कोई हमसे ब्रह्मोस नहीं मांग रहा है ना। सॉरी, मैं इस पे भी आ रहा था कि अगर यूएस का वेपन्स खत्म हो रहा है, उनके टॉमहॉक खत्म हो रहे हैं, यूएस हमसे ब्रह्मोस लेगा? अगर हम देंगे तो जरूर ले लेगा, लेकिन हम देंगे नहीं। इशू ये है कि हम देने नहीं वाले। उसे बोले वो जो 15 बार तूने बोला है कि मैंने सीज फायर कराया, पहले बोल नहीं कराया, झूठ बोला मैंने ट्रम्प को। हाँ, तो वो तो है ही है। लेकिन और प्लस हमारा ब्रह्मोस भी डिफेंसिव पोजीशनिंग में है। सी, पाकिस्तान पे हमने ब्रह्मोस तब इस्तेमाल किया जब पाकिस्तान ने आतंकवाद किया, और पाकिस्तान की मिलिट्री ने जब उस आतंकवाद को सॉल्व कर रहे थे तो मिलिट्री ने हमें अपोज किया। राइट। तब हमें बताना पड़ा ब्रह्मोस। हमारे पास ब्रह्मोस की कैपेसिटी कितनी है पता है आपको? लखनऊ प्लांट में 150 ब्रह्मोस मिसाइल बन सकती हैं लखनऊ में साल की। साल साल की, ठीक है। और यूएस की कितनी बन पा रही थी? टोमाहॉक 100 नहीं बना पाता पूरे यूएस। हम सिर्फ लखनऊ प्लांट में 150 बनाते हैं। सस्ता भी और तेज भी। सस्ता, तेज, हाँ सस्ता भी है, तेज भी है, सटीक भी है, और उसका प्रोडक्शन केपेबिलिटी भी। लखनऊ में 150 और नागपुर में लगभग 150 होगा, तो 300। लखनऊ 3 में गुना बना ले रहे हैं भाई हम लोग, क्या बात कर रहा है यूएस। 3 गुना ज्यादा तेजी से हम टोमाहॉक से ब्रह्मोस बना सकते हैं, जो दुगना तेज चलेगा और 2/3 कॉस्ट करेगा। तो अमेरिका तो बिल्कुल आ जाएगा, दे दो भैया मैं ब्रह्मोस। लेकिन द प्रॉब्लम इज हम देंगे नहीं, क्योंकि हमारा पोजीशन डिफेंसिव है। चाहते तो हम पाकिस्तान में एकदम ऐसे ही धुआं कर देते, इतने ब्रह्मोस मारते कि कुछ बचता ही नहीं। लेकिन नहीं किया हमने। पाकिस्तान हैड नो आंसर। वो तो पहले दिन ही पता लग गया था। इसीलिए वो ट्रम्प के पास गया कि इस मिसाइल का हमारे पास आंसर ही नहीं है। वी डिडंट प्रेस हार्ड कि हम खत्म ही कर दें पाकिस्तान को। दैट्स नॉट इथोस नहीं। वो अगर हम करते तो कोई हम मध्यस्थता कराने के लिए हमारे पास नहीं आएगा। फिर हम भी एक अग्रेसिव पावर बन जाएंगे, जिसके हाथ में जैसी पावर आई, डंडा आया नहीं कि सबको मारना शुरू कर दिया, विच इज ट्रम्प्स फिलॉसफी। और ये कितना बड़ा मैसेज है एज एन इंडिविजुअल भी, एक व्यक्ति के लिए भी, एक भारत एज अ कंट्री, एज देश की तरह इंडिविजुअल्स को भी सिखाता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है तो उसको आप अपने को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ना कि दूसरे को दबाने के लिए। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 इंसल्ट माफ करी थी। 100 थी ना? हाँ, 100 इंसल्ट माफ करी, तब जाकर के उन्होंने एक्शन लिया। ही वाज भगवान एंड स्टिल ही डिसाइडेड टू एक्ट पेशेंट। तभी मारा। एक्ट पेशेंट, पेशेंस। पावर, द वन हु इज पावरफुल शुड बी मोर पेशेंट। धैर्य होना चाहिए शक्ति के साथ। शक्ति के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। वो अमेरिकन फिलॉसफी है। अमेरिका क्या कह रहा है? ईरान को खत्म करते हैं, क्यूबा को कब्जा करते हैं, है ना? अब वो ये कह रहा है, अब उन्होंने टारगेट अपना डिसाइड कर लिया है कि क्यूबा है मेरा अगला टारगेट। छोटा सा देश है, इतना सा देश है, हार्डली लोग हैं। उसकी क्या कर रखा है आपको पता है? 3 महीने से उसकी बिजली काट रखी है। वहाँ पे तेल नहीं पहुँचने दे रहे हैं। 3 महीने से क्यूबा अंधकार में चला जाता है हर रात। क्यूबा को दे सकते हैं हम लोग ब्रह्मोस? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी लास्ट टाइम जब किसी ने कुछ मिसाइल लगाई थी क्यूबा में। तो सर वहाँ पे मार भाई तू यूएस पे। That's the thing, right? So किसी ने कहा था ना कि वो एक दक्षिण एशिया से एक देश आएगा जो बहुत सारे युद्ध के बाद एकदम से राइज करेगा। मतलब एज ए साइंटिस्ट आई डोंट गेट इनटू ज्योतिष, लेकिन किसी ज्योतिष भविष्यवाणी तो किसी ने करी थी। मुझे लगता है कि अब यही सच हो रहा है। युद्ध में, दुनिया जब युद्ध में चलती जा रही है, हर आदमी लड़ने को तैयार है एक दूसरे से। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसके अंदर संयम है। नहीं तो अगर नहीं होता तो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता पिछले साल। लेकिन हमने नहीं किया। उस पर भी रोक दिया कि ठीक है, इतना ही था हमारा टारगेट, था आतंकवाद को डिस्ट्रॉय करना। हमने 9 ठिकाने उड़ा दिए, हमारा काम हो गया। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे यूएस ने लास्ट टाइम क्लेम किया था कि नातांज पे उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो किया है या नहीं किया, ये कितना कैसे पता नहीं किया? ईरान सच बोल रहा था। ईरान, ये बात मैंने जब हुई थी अटैक, तो एक टेलीविजन चैनल पे आई डिड ऐसे ही पॉडकास्ट किया था। मैंने कहा था ईरान मोस्ट प्रॉब्ली अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी टूटी होगी, वो अलग बात है, लेकिन जो माल बन चुका था यूरेनियम 65% वो लेके वो वहाँ से निकल चुका था, क्योंकि वो कैनिस्टर्स दिखे थे जिसमें इसको रखते हैं, वो टिफिन बॉक्स जैसे कैनिस्टर्स होते हैं। और ये सच था। 460 किलो 65% एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है। ये बात ईरान ने खुद एडमिट करी, ये बात यूएस मानता है, और ये जस्ट लड़ाई के पहले की बात है जब नेगोशिएशंस चल रहे थे। 460 kg is 65%. 65% प्योरिफाइड यूरेनियम, 460 kg ऐसी।
अब इसमें ये जो प्योरीफाइड है, मतलब इसमें 65% यूरेनियम होगा। ठीक अगर है। 100 किलो है तो इसमें 65 किलो, ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली, बट मोर और लेस आप इसको समझ सकते हैं कि ये प्योरीफाइड यूरेनियम है। अगर इसको मैंने 95-96% कर दिया तो यही 460 किलोग्राम यूरेनियम थोड़ी घट जाएगी, मतलब 400 किलो हो जाएगी, लेकिन तब इससे बम बन सकता है। कितने बम बनेंगे 400 किलो 11 से? 400 किलो से 11 बम बन 11 सकते बम बन जाएंगे। हैं। और यूएस को कंट्रोल करने के लिए 11 बम काफी है। एक काफी है। डर काफी है ना, इट्स द फियर विच सेल्स। आपको न्यूक्लियर, ईरान को एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय नहीं करना है। वो जारगोस माउंटेन पे कहीं या डेजर्ट में एक पोखरान जैसा ब्लास्ट कर देगा, सारे सैटेलाइट इसको देख लेंगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको पता है कि इसके पास बम भी है और इसके पास मिसाइल भी है, एग्जैक्टली जो किंग जोंग उन ने किया। उसके बाद कोई हाथ नहीं लगाएगा इसराइल को, ईरान को। हमने भी मजाक में कहा कि बेचारा वो अकेले पड़ा हुआ है, वो बोल रहा है भाई मुझसे कोई नहीं लड़ रहा है, जबकि सारे लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि मैं ही पागल हूँ और मैं ही अटैक करूंगा, दुनिया को मैं ही खत्म करूंगा, आप लोग आपस में लड़ रहे हो, मैं क्या करूँ। ही गॉट द न्यूक्लियर ना, अब उसके पास मिसाइल भी है और उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, और ये बात खुलेआम वो डंकी की चोट पे कहता है और सबने मान लिया है, तो अब उसको कोई हाथ नहीं लगाता, नथिंग हैपेंस। तो कभी कभी न्यूक्लियर से शांति भी आती है। न्यूक्लियर हथियार ही एक ऐसा हथियार है जो सन 45 से चला नहीं। बनाया तो बहुत लोगों ने, हमने भी बनाया, पाकिस्तान ने भी बनाया, लेकिन चलाया किसी ने नहीं। सो इट्स द न्यू वर्ल्ड, लेट्स एडमिट कि 2030 तक एक ऐसी दुनिया आएगी जहां पर बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, ये होगा। और ट्रंप इसको रोक नहीं सकते। और ट्रंप क्यों रोके? सबसे बड़ी बेलिजरेंट शक्ति जो बिना बताए हमला करती है वो तो अमेरिका है। तो बाकियों को कैसे कोई बोल सकता है, ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं इसको तबाह कर दूंगा, धुआं में उड़ा दूंगा, जला दूंगा, मैं क्यूबा को कब्जा करने वाला राष्ट्रपति बनूंगा, ये मेरा ऑनर होगा, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं क्यूबा पे कब्जा कर लूं। कितने लोग रिलेट करते हैं उनके स्टेटमेंट से अमेरिका में? उनका जो मैगा क्राउड है, और उसमें भी अल्ट्रा मैगा, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो क्राउड है, वो ही रिलेट करता था। और वो करीब 40% है यूएस में 40% रिपब्लिकन्स हैं उनके जैसे, 40% डेमोक्रेट्स हैं जो कुछ भी हो जाए ट्रंप को वोट नहीं देंगे, और 20% इंडिपेंडेंट्स होते हैं। जो उनका मेगा क्राउड खुद है, जो ट्रंप का जो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो कोर वोट बैंक था, अब वो भी जो है खिसकने लगा है, क्योंकि जैसे टकर कार्लसन या मेगन केली या कैंडिस ओवेंस जैसे बड़े बड़े मेगा सपोर्टर जर्नलिस्ट थे, यही हटने लगे हैं। तो अब ट्रंप का सपोर्ट इसलिए अपनी खुद की पार्टी में गिरता जा रहा है। और अगर ट्रंप ने इस युद्ध को नहीं रोका तो नवंबर में बुरी तरह से चुनाव हारेंगी इनकी पार्टी, और उसके बाद लोग कहेंगे कि ट्रंप इज अ बर्डन विच वी मस्ट गेट रिड ऑफ। और तब यही होगा कि बस अब 2 साल रुको, अगला राष्ट्रपति चुनाव तो हारेंगे ही हम फिर। तो इसलिए ये सारे इश्यूज आएंगे और आने शुरू हो गए। क्रैक्स तो आज ही दिख गया हमें, जिस प्रकार से रेजिग्नेशन चालू हुए हैं। अब एक हुआ है, कई होंगे। A lot of people will do that. ईरान यूएस इजराइल वॉर में किसी को प्रॉफिट भी हुआ है? सब मतलब कमाई भी हुई होगी? किसकी होगी कमाई? जिसका मार्केट बनेगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मार्केट बना रही है अपना? वेपन्स एंड हथियार, एमिनिशंस। अगर $4 मिलियन का 40 करोड़ की एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, 40 करोड़ की एक टॉमाहॉक है, और सैकड़ों की संख्या में ये इस्तेमाल हो रही हैं हर हफ्ते, तो जो कंपनियां इनको बनाती हैं, चाहे वो रेथियन हो या ऐसे बहुत सारी, नॉर्थरप है, बोइंग की अपनी विमान है जो विमान बनाती हैं, ये सारी जो कंपनियां हैं, दे आर ऑल मेकिंग मनी। और आप स्टॉक एक्सचेंज देखिए, यूएस का स्टॉक एक्सचेंज औंधे मुँह गिरा ये जैसे युद्ध शुरू हुआ, लेकिन 3-4 शेयर, चाहे रेथियन हो या नॉर्थरॉप ग्रुमन हो या बोइंग हो, ये सारे शेयर बढ़ने शुरू हो गए। शेयर मार्केट 8% गिरता है, ये 10% बढ़ जाते हैं। पैसा तो बना रहा है कोई। अमेरिका ने जितना पैसा इस युद्ध में लूज़ किया, करीब अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा कर दिया, बट इन कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में पहले 1 हफ्ते के वॉर में अमेरिका ने लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च किया, और 2 लाख करोड़ का ही मार्केट कैप इन्हीं 3-4 कंपनियों का बढ़ गया। सो अमेरिका टैक्स पेयर जो पैसा लगाएगा इस युद्ध में, वो इन कंपनियों के जेब में जाएगा। पहला तो इनका प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट किसका हो रहा है? रशिया का हो रहा है। तेल का भाव बढ़ गया, अब रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, तब वो बढ़े हुए तेल के दाम पे बेच रहा है तेल, तो रशिया खूब पैसे बना रहा है इसमें। तीसरा फायदा किसका होगा? चाइना का फायदा हो रहा है। चाइना इज ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसका तो बहुत बढ़ गया। उसको शायद उतना मॉनेटरी फायदा नहीं हुआ जितना उसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फायदा हो गया। और अमेरिका के गिर जाने की वजह से जो अमेरिका की साख गिर रही है कि अगर एक ईरान जैसा देश अपनी मिसाइल से अमेरिका के बहरीन के 5th फ्लीट या 6th फ्लीट के हेडक्वार्टर पे ऐसा इतना बड़ा छेद कर सकता है, तो अमेरिका की तो साख गिर गई दुनिया में। अमेरिका का सबसे बड़ा डोम, रेडार डोम जो था, $1.1 बिलियन का डोम था कतर के एयरपोर्ट के पास। $1.1 बिलियन का डोम ध्वस्त हो गया उनका।
जो 4000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइल को देख लेता था, वो आँख ही फोड़ डाली ईरान ने एक छोटे से ड्रोन से। फिर वहाँ तोड़ा, फिर जॉर्डन में ऐसा ही $500 बिलियन का ड्रोन तोड़ डाला। तो अमेरिका के जो मिलिट्री माइट की जो साख थी वो समाप्त हो गई इस युद्ध में, क्योंकि ईरान को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, और वो भी किसके साथ? इजराइल के साथ मिलके। दो सबसे शक्तिशाली आर्मीज मिल करके एक सपोजिटली ऐसी देश जो एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट देश है, जिसमें प्रोग्रेस इसलिए कम होनी चाहिए, जो 30 साल से सैंक्शंस के तहत चल रहा था, जिसको कोई मदद नहीं करता, कोई इसको कुछ दे नहीं सकता क्योंकि सैंक्शंस लगी हैं, वो अपने सस्ते ड्रोन बनाता है, सस्ती मिसाइल बनाता है, वो भी हाइपरसोनिक तक लेके चला जाता है, और उस देश को ये लोग वैंक्विश नहीं कर पाए, तुरंत ऐसे ख़त्म नहीं कर पाए। it's a question on Israel and US की military strength. It's a question on Saudi and UAE की defensive strength, कि ईरान से आने वाले ड्रोन को आप रोक ही नहीं पा रहे हो, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लड़ा जा रहा है। तो this is destroyed the reputation of the Neo West, and China के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये सारे लोगों ने फ़ायदा खूब कमाया इसमें। चाइना ने थोड़ा साख का, रशिया ने तेल का, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन 4 जो मेजर वेपन कंपनीज हैं यूएस की, उन्होंने कमाया, और वही कमा रहे हैं। लेकिन नुकसान और एक आदमी का होता है, आपका होता है। इस युद्ध को फंड कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? या हम बात तो कर रहे हैं थोड़ी एंटी यूएस फोर्स की, लेकिन सच तो यह है कि इस युद्ध का पैसा मैं और आप भी दे रहे हैं। अमेरिका जो भी 1940s युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका ने एक रेजीम बनाई, ब्रेटन वुड कमेटी बनी, और उसके तहत ये हो गया कि दुनिया की जो ग्लोबल करेंसी रिजर्व है वो होगी डॉलर। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध जीतने का सबसे बड़ा फायदा यही कमाया कि डॉलर ग्लोबल करेंसी रिजर्व बन गई। यानी दुनिया में कुछ भी ट्रेड होता है तो आप उसको पे करते हो रुपए में, नहीं डॉलर में। 1970s में सऊदी अरेबिया का अमेरिका दोस्त क्यों बन गया? क्योंकि सऊदी अरेबिया प्रमोटेड समथिंग कॉल्ड पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर रेजीम के तहत दुनिया में ऑयल का ट्रेड का जो पेमेंट होगा वो डॉलर से होगा। तो मान लो आप ऑयल बेचते हो, मैं खरीदता हूँ, तो आपका जो तेल है वो आपकी लोकल करेंसी है, लेकिन आपको लेना पड़े बेचना पड़ेगा डॉलर में। हाँ। मुझे खरीदना पड़ेगा डॉलर में, तो मैं हमेशा डॉलर रख के रखूंगा, आप भी डॉलर बचा के रखोगे, क्योंकि भाई डॉलर आ रहा है। अब इसके लिए मुझे डॉलर कहाँ से मिलेगा? डॉलर तो अमेरिका देगा, तो मैं अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड खरीदूंगा, आप भी खरीदोगे। वो ट्रेजरी बॉन्ड क्या है? वो एक डेट है। सो मैं अमेरिका को डेट दूंगा और वो मुझे करेंसी छाप करके दे देंगे, और इस करेंसी को मैं आपको दे दूंगा। अब ये युद्ध के लिए अमेरिका क्या करेगा? डेट सीलिंग उनकी ऑलरेडी 33 या 34 ट्रिलियन डॉलर है, बिलियन नहीं ट्रिलियन, मतलब बिलियन होता है 10,000 करोड़, 1 बिलियन। अब 10,000 करोड़ में 3 जीरो और लगाइए और उसको 33 से मल्टीप्लाई करिए, उतनी डेट है लगभग उनकी, और उनकी डेट सीलिंग होती है। तो अब वो कहेंगे हम डेट सीलिंग इस युद्ध के लिए थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो और ट्रेजरी बॉन्ड हम बेचेंगे, और इसको खरीदेगा कौन? ये बीच वाला जो गैप है, मैं खरीदूंगा, आप खरीदोगे। तो इस युद्ध का खर्चा मैं और आप देंगे, और वो तब तक देते रहेंगे जब तक पेट्रो डॉलर की रजीम जारी रहेगी। और एक इस युद्ध का मकसद ये भी है कि पेट्रो डॉलर ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर पेट्रो डॉलर ख़त्म हो गया, ब्रिक्स जो कंट्री है हमारी, करेक्ट, हम अपनी करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रही हैं, इसलिए सोने का दाम कितना बढ़ गया, क्योंकि ग्लोबल रिजर्व्स बढ़ रहे हैं गोल्ड के। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ करेंसी जो डॉलर ना हो, कॉम्पोजिट करेंसी हो, या कोई अपनी ब्रिक करेंसी हो, या मैं अपनी करेंसी में करूँ, आप अपनी करेंसी में करो। करेक्ट। अगर ऐसा करना शुरू हो गया, इंडिया ने शायद रशिया के साथ किया तेल में, हाँ, ये अगर करना शुरू कर दिया तो रातों रात अमेरिका विल लूज इट्स इकोनॉमी, रातों रात लूज करेगी। महीना नहीं लगेगा अमेरिका को कि इकोनॉमी को एकदम सड़क पे आ जाएगी। और ब्रिक्स का ये पॉसिबिलिटी है। ब्रिक्स इज अ डेंजर, ईरान वाज सपोर्टिंग ब्रिक्स, सो ब्रिक्स की ये पॉसिबिलिटी है। तो अमेरिका इज नॉट टाइम बॉम्ब, या तो वो अपना वर्चस्व वापस स्थापित करे, और वो सिर्फ तलवार की नोक से होगा। कोई क्यों करेगा? मैं क्यों गरीब रहूं भाई, तलवार की नोक से रहूंगा। तो तलवार की नोक से वो लोगों को दबाने की कोशिश करेगा, और ईरान अगर अमेरिका की तलवार को रेजिस्ट कर सकता है, तो ये तो ईरान तो दुनिया की बड़ी मिलिट्रीज में से एक नहीं है, फिर भारत चाइना तो आउट ऑफ कंट्रोल है तुम्हारे। करेक्ट। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद अमेरिका इज फेसिंग, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है आगे चल के यूएस के लिए। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अमेरिका की जितनी भी एलाइज हैं उसको ईरान अटैक कर रहा है, गल्फ नेशंस को किया, इसराइल को तो खैर कर ही रहा है, वो तो वॉर में ही है। पाकिस्तान को नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में अमेरिका का बेस भी है, राइट, और इस्लामिक नेशन होने के नाते उसने दुबई को तो कर दिया, आई मीन सऊदी को भी किया, यूएई को भी किया। तो पाकिस्तान को क्यों अटैक नहीं कर रहा है ईरान? क्या कारण है? क्योंकि पाकिस्तान के बेसिस को यूज करके अमेरिका ईरान को अटैक नहीं कर रहा है अभी। पाकिस्तान फिर भी पाकिस्तान के एयरबेस ऑलरेडी टूटे फूटे हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में डाल रहा है कि इनको रिपेयर करो, वो अभी 1 साल से रिपेयर ही नहीं कर पा रहा है। अफगानिस्तान तक ने तो अटैक कर रखा है पाकिस्तान के ऊपर इस समय।
तो पाकिस्तान तो अपने युद्ध में है, वो युद्ध छुपा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है। वो हाईलाइट नहीं हो रहा है बिकॉज एक बड़ा युद्ध चल रहा है, वो सूरज के आगे दिया दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान इज अंडर अ वॉर एंड पाकिस्तान के एयर बेसिस पे तालिबान ने अटैक कर दिया। तालिबान तो रैगटैग आर्मी है, मतलब वो तो देखे ही हो आप कैसे होते हैं, उनके यूनिफॉर्म भी नहीं है उनके पास, लेकिन वो भी अटैक कर रहे हैं। बलूचिस्तान वाले अटैक कर रहे हैं। 40% पाकिस्तान तो अलगाववादी फोर्सेस में फंसा हुआ है। सो इस समय पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प यूएस और एनी अदर कंट्री। तो इसीलिए आप कहते हैं कि वाई बीट अ डेड हॉर्स, मतलब जो पिट And चुका है आप- उसको और कितना पीटोगे। और यूएस का आर्म ट्विस्टिंग आप पाकिस्तान को अटैक करके कर भी नहीं पाओगे। अब तो कुछ है ही नहीं पाकिस्तान के नहीं। पास देने को, कि पाकिस्तान के एयरबेस टूटे फूटे हैं, अब वहाँ से वो ईरान पे अटैक कर नहीं सकता यूएस। पाकिस्तान के पास तेल है नहीं, पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है। अगर यूएस गया तो वो कहेगा पहले ये मेरा सुलटा दो फिर बात करते हैं। तो इशू ये है। सो पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प एनीवन। कभी कभी जब आदमी इतना नॉन डेंजरस हो जाता है तो उस पर क्या हमला करोगे आप, यूजलेस है। क्योंकि आई थिंक ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर आई थिंक काफी जुड़ा हुआ है, एंड दे हैव कॉन्फ्लिक्ट, उनके खट्टे मीठे रिलेशंस हैं। बाय द वे ईरान है शिया, पाकिस्तान है सुन्नी, तो उनके जो रिलीजियस रिलेशंस हैं वो तो एंटी हैं, लेकिन पाकिस्तान में सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा था ईरान के प्रो। इनफैक्ट जिस दिन अली खमीनी मरे उस दिन वो कराची की काउंसिल में लोग घुस गए, जो यूएस कॉन्सुलेट थी उसमें घुस गए और मर भी गए, गोली मार दी। तो पाकिस्तान तो खैर दिस इज पाकिस्तान कंफ्यूज्ड है। सो इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी 2 साल पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में, बॉर्डर पे अच्छी खासी कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी। So that is also there. So, लेकिन पाकिस्तान right now is so irrelevant that nobody cares. Like Iran does not want to waste a hypersonic missile or a drone. 20 लाख का ड्रोन भी नहीं बर्बाद करेगा पाकिस्तान पे। उसके छर्रे बेच के पाकिस्तान अपना पैसा कमा ले। हाँ वही कुछ। लोहा बेच के आप हमारे पे साहब 2-4 बम मारिए, उसका लोहा बेच के हम आटा लेंगे। तो ये तो हालात है पाकिस्तान में, लेकिन ऑयल क्राइसिस आ गई है काफी तगड़ी। It's a major crisis. And because India is not helping, and India won't help, right? Of course. पानी नहीं देने तेल क्या देंगे तेरे को भाई? मांगो ठीक से भाई, मांगो पहले अपने पापों को तो दो। तो इसलिए पाकिस्तान इज वेरी आइसोलेटेड। इंडिया वैसे काफी डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश को एंड श्रीलंका को भी हैव हेल्प्ड देम। Maldives, बांग्लादेश, श्रीलंका, पूरा ये सार्क नेशंस माइनस पाकिस्तान, वी आर हेल्पिंग देम। आई थिंक इट्स अ गुड मूव। बांग्लादेश के साथ तो काफी बड़ापन दिखा रहा है इंडिया। एक न्यूज़ आती है बार बार कि भाई अटैक हो रहा है तेल अवीव पे या तेहरान में या ऑफ कोर्स बाकी जगहों पे, तो लोग बॉम्ब शेल्टर्स में जाते हैं। इंडिया में बॉम्ब शेल्टर्स हैं क्या? बॉम्ब शेल्टर क्या होता है? इट्स एनीथिंग जो थोड़ा अंडरग्राउंड होगा, हाँ। जिसमें वेंटिलेशन ठीक ठाक हो ताकि लोग फंस ना जाएं, और पोटेंशियली अगर बिजली की व्यवस्था वगैरह भी हो। टिपिकली जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ बॉम्ब शेल्टर होता है वो ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं अगर दिल्ली के केस में बोलूँ तो जैसे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, हाँ। ओवरग्राउंड नहीं। ओवरग्राउंड तो सबसे डेंजरस है क्योंकि वो पिलर पे खड़ा है, हाँ। लेकिन जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हैं दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ बॉम्ब डिफेंस। हम लोगों ने ऐसे कोई मतलब जनरल सिविलियन के लिए बॉम्ब शेल्टर्स नहीं बनाए हैं, और इतने 1.5 बिलियन की आबादी के लिए बॉम्ब शेल्टर बनाना फीजिबल भी शायद ना होगा। हमारा टैक्टिकल स्ट्रैटेजी ये है कि हमारी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। सो हम हाई एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड और एकदम लो एल्टीट्यूड तक वी हैव आवर ओन स्ट्राइक थिंग्स। अगर कोई भी बॉम्ब, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन कुछ भी आता है तो वी कैन डेसिमेट देम ताकि वो यहाँ तक आ ही ना पाए। सो दैट इज, एंड द बेस्ट पार्ट इज मोस्ट ऑफ इट इज इंडिजीनियस। मतलब फॉर एग्जाम्पल आकाश मिसाइल कंप्लीटली इंडिजीनियस है। हमारी जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसमें भी काफ़ी इंडिजनाइजेशन हम कर चुके हैं। सो S-400 इज नॉट इंडिजीनियस, रशिया से होता है। वो तो रशिया से, इट्स नॉट इंडिजीनियस। इसके अटैक का कितना लगता है? जैसे उसमें आपने बोला $4 मिलियन है, इंडिया जो आकाश तो डिफेंड करता है तो 1.5-2 करोड़ का एक मिसाइल है। इनफैक्ट दैट्स, इफ ट्रम्प रियली वांट्स समथिंग फ्रॉम मोदी इट वुड बी आकाश। तो 40 करोड़ लग रहा है उसका, वो 1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में। हाँ, मतलब इंडिया चाहे तो 10 करोड़ में बेच दे, मतलब 600% प्रॉफिट पे भी अगर बेचेगा इंडिया तो अमेरिका को 75% सस्ता पड़ेगा। तो आकाश तो 1.5-2 करोड़, 2.5 करोड़, उससे ऊपर नहीं जाएगा आपका। लेकिन 40 काम वही करता है जो 40 करोड़ की मिसाइल करती है। ब्रह्मोस जो है 3 मिलियन का है, 30 करोड़ की मिसाइल, और वो कहीं बेहतर है टॉमाहॉक मिसाइल से। हम बना भी तेज़ी से सकते हैं, अमेरिका से तेज़ी से हम बना सकते हैं टॉमाहॉक। तो वी हैव, सो एनीवन हु इज हियरिंग दिस रेस्ट अश्योर्ड फ्रॉम दिस वॉर इज दैट हमारी वेपन टेक्नोलॉजी इज नॉट वर्ल्ड स्टैंडर्ड, इट इज वर्ल्ड बीटर। And are we open to share it with other countries? No, why should we? We shouldn't share with these countries. These are belligerent countries. ये हमारे हथियारों को लेकर के इधर-उधर मारेंगे एक दूसरे को और हम बदनाम होंगे। Even technology, of course. We should not share technology. See, BrahMos we share technology with Russia because we co-developed it. But why should we sell technology of Akash to anyone? That's not our business. India is not. If India wants today, तो सारी दुनिया को हम हथियार बेच-बेच करके खूब पैसे बनाएं। और बनाने वाला कौन है? एक सीधा साधा पैंट शर्ट पहन के साइंटिस्ट। ऐसे ही, हाँ, बस ऐसे ही बहना है। कोई IIT का भी नहीं पढ़ा होता मोस्टली, है ना? तो ऐसे ही
नॉन शैलेंट टाइप के ऐसे हम साधारण बात दिखने कर रहे वाले हैं तो लोग सब्जी लेने जा रहे होंगे ऐसे नॉर्मली, ऐसे ही जा रहे इसने हैं। आदमी ने आकाश तीर बना सुबह दिया। टीका लगाया होगा, चल रहा है कुछ, कोई कलाम साहब जैसा व्यक्ति है जो गीता पढ़ रहे हैं, आकाश बना रहे हैं, तो इस टाइप के लोग हैं। तो दैट्स हाउ इंडिया इज। तो इसीलिए इंडियंस एंड इंडियन सिटीजन्स शुड बी वेरी assured and that you're safe. जो ख़तरा ईरान को है या इज़राइल को है वो आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी भी कंट्रीब्यूशन है, यू आर अ टैक्स पेयर। और हमारी सेना और हमारे साइंटिस्ट और हमारी पॉलिटिकल विल पावर इतनी है कि हम अपने आप को किसी भी शक्ति से बचा सकते हैं। हमें दूसरों पे हमला नहीं करना, ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रह्मोस है, लेकिन उतनी हमला करेंगे जितनी ज़रूरत है। भारत के पास बहुत बड़ी ब्रह्मोस का स्टॉक पाइल था, अगर चाहते तो हम भी 200 मिसाइल मार देते, जैसे अमेरिका ने टॉमाहॉक मिसाइल मार दी, राइट। लेकिन नहीं किया। दैट्स नॉट अस। ड्रोन्स जो है वो गेम चेंजर हो गए वॉर में, बहुत सारी चीजें ड्रोन्स ने चेंज कर दिया है, जिसको ईरान ने बहुत इफेक्टिवली यूज किया। राइट। इंडिया का कितना स्ट्रेंथ है ड्रोन टेक्नोलॉजी में? इंडिया डूइंग वेरी वेल। इंडिया का अपना इंडिजीनियस शेषनाग ड्रोन है जो शाहिद के कंपैरिजन में आप इसको कंपेयर कर, थोड़ा बेहतर है। कॉस्ट सेम कॉस्ट, थोड़ा लोअर है। हमारा शेषनाग और उनका मोर और लेस सेम है। कभी कभी कुछ फीचर्स लगाने से आगे पीछे हो सकता है, बट कंपेरेबल है। टेक्नोलॉजी में कंपेरेबल है, फीचर्स में कंपेरेबल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का अपना नाविक सिस्टम है, यानी हम जीपीएस पे रिलाई नहीं करते, अमेरिकन जीपीएस पे रिलाई नहीं करते। हमारा अपना इसरो का नाविक सिस्टम है नेविगेशन के लिए, तो हमारे ड्रोन्स इंडिजिनियसली नेविगेट भी हो सकते हैं, इसलिए वो बेहतर बन जाते हैं। तो हमारे पास शाहिद ड्रोन जैसे ड्रोन का तो इंडिजीनियस सोल्यूशन है। हमें रीपर जैसे ड्रोन, जो अमेरिकन ड्रोन्स हैं, रीपर जो थोड़े बड़े हैं, शायद तो बहुत सस्ता है, रीपर बड़े बड़े ड्रोन होते हैं। शायद 20 लाख का आपने बोला ना? शायद तो 20 लाख का है, रीपर विल गो 100 200 100 करोड़ के आसपास है। कितने का होगा हमारा शेषनाग सेम रेंज होगा, 20 लाख शेषनाग 20 लाख 25 लाख के एंड आसपास ही हम होगा। बहुत सारा स्टॉक बनाते हैं उसका क्या? हमारे पास स्टॉक बनाने की कैपेबिलिटी है। अब कितना स्टॉक है ये तो यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन भारत के पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मोस की भी कैपेबिलिटी जल्दी ज्यादा भी बना सकते हैं। युद्ध की स्थिति में हम तेजी से बना सकते हैं, और भारत एक बड़ा देश है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल माइट है, तो हमें ये इस चीज को तेजी से ऑगमेंट करने में समय नहीं लगेगा। तो वी हैव आवर स्टॉक्स, वी ऑल्सो हैव आवर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, जो अमेरिका में नहीं है। अमेरिका के पास स्टॉक्स हैं, बट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम है। स्टॉक पाइल बहुत है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि अमेरिका का हथियार महंगा होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का हथियार प्राइवेट सेक्टर से बन के आता है, और प्राइवेट सेक्टर में वो ऐसा बन गया है कि उसके पीछे वेंचर कैपिटलिस्ट लगे हैं, तो हर चीज़ बहुत महंगी कर देते हैं। भाई आकाश मिसाइल कैसे 1.5-2.5 करोड़ की बन जाती है, और कैसे पेट्रियट वही मिसाइल जो है 40 करोड़ में है, कैसे ब्रह्मोस जो है 30 करोड़ की बनती है और टॉमाहॉक 40 करोड़ की बनती है। टेक्निकली तो उल्टा होना चाहिए था, टॉमाहॉक सस्ती होनी चाहिए थी, ब्रह्मोस महंगी होनी चाहिए थी, बट हमारी जो है, और हमने तो पब्लिक सेक्टर बना रहा है, उनका तो प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, शुड बी मोर एफिशिएंट, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि प्रॉफिटियरिंग है। इट्स कॉल्ड वॉर प्रॉफिटियरिंग। ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन डज नॉट मेक मनी व्हेन इट मेक्स ब्रह्मोस। उसका ये लक्ष्य नहीं है कि पैसे बनाते हैं, उसका लक्ष्य है देश बचाते हैं, देश की रक्षा करनी है। जब टॉमाहॉक बनाता है रेथियन या जो भी कंपनी बनाती है, नॉर्थक्रॉप ग्रूमन वगैरह, ये जब हथियार बनाते हैं तो इनका लक्ष्य होता है पैसा कैसे बनाएं स्टॉक मार्केट में, कितना महंगा बेचते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी नहीं है। जो फुटेज हम देख रहे हैं अभी कि सऊदी में या यूएई में ड्रोन्स आ रहे हैं और फिर अटैक हो जा रहा है, तो वो दिख रहा है आपको नेकेड आई से, आप देख रहे हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं आपके पास उसको डिफ्यूज करने का, उसको अटैक करके गिराने का? सो इट डजंट वर्क लाइक दिस। ऐसा होता है कि ईरान से जब ड्रोन शाहिद चलता है, तो शाहिद ड्रोन ट्रक से लॉन्च होता है, डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसकी जो विंग स्पैन है वो है करीब 3.5 मीटर, इसकी जो लंबाई है वो है करीब 2.5 मीटर, यानी बहुत बड़ा नहीं है, एक बड़े से गिद्ध से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये चलते ही एकदम जमीन के चिपक के चलता है, और इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बहुत धीमे भी चल रहा है, बहुत धीमे चल रहा है, बहुत कम हाइट पे चल रहा है। इसके लिए रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और छोटा है, तो रेडार को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बगुला है या शाहिद ड्रोन है। उसके बाद जब एंड में आता है तभी ऐसे उठता है, वो शॉट आप देखते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी है। वो लास्ट के शॉट में ही आपको कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है, जब ये दिख रहा है विजिबली, और इसके अंदर 50 किलो का म्यूनिशन है, और ये सीधे जाकर के कैमिकाजी यानी सुसाइडल की तरह ये जाकर के लड़ा जाएगा अपने टारगेट से। तो रिएक्शन टाइम उतना नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि वो पूरी जर्नी ऐसे नहीं आ रहा है, पूरी जर्नी में वो नीचे नीचे आ रहा है। तो मुझे जो लास्ट का दिख रहा है वो 10-15 सेकंड का ही वो तो आपको स्ट्राइक के जस्ट पहले दिख रहा है, टर्मिनल फेज बोलते हैं जिसको, आपको वो दिख रहा है। हालांकि उसमें भी इट टेक्स सम, यू हैव मे बी अ मिनट और टू, आप रिएक्ट करते हो, पेट्रियट मिसाइल से मार सकते हो उसको, या आप उसको एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी, देयर आर ऑटोमेटिक AI बेस्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जिनसे इनको शूट किया जा सकता है। बट जब ये स्वॉर्म में आते हैं, आपको तो एक दिख रहा है, वो एक नहीं आ रहा है, वो
20-25 एक साथ आ रहे हैं। आपने 20-25 में से 24 उड़ा दिए, एक तो हिट कर गया और उसको तो एक ही हिट करना है ना, और आपकी उसमें 3 मिसाइल भी चली गई। आपका तो हो गया 1000 करोड़ की मिसाइल चली गई उसको रोकने के चक्कर में, सामान भी टूट गया, जहां वो स्ट्राइक करना था वो भी हो गया, तो यू ऑल्सो लॉस्ट। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग व्हिच हैपेंस। सो अब प्रॉब्लम ये थी कि यूएस का एक्सपेक्टेशन ये है कि या तो ईरान डर के मारे सरेंडर कर देता या विद्रोह हो जाता, या ईरान की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो हम डिस्ट्रॉय कर दें। ईरान एंटिसिपेटेड दिस और उसने सब कुछ अंडरग्राउंड बना दिया। और चूंकि ये छोटे ड्रोन से बना रहा हाँ, और चूंकि छोटे ड्रोन है ना, सस्ते बनाने में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, छोटी सी फैक्ट्री अंडरग्राउंड बना दी, कई पूरे भर में जारगोज माउंटेन में कहीं 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 हिडन है, पता ही नहीं कहाँ है। अब वही कह रहे हैं कि हम मारते ही जा रहे हैं बट खत्म ही नहीं हो रहा है कोई ड्रोन, बिकॉज इट्स ईजी टू स्टोर देम, दे आर स्मॉल एंड ईरान प्रिपेयर्ड अंडरग्राउंड। राइट, गड्ढे खोद करके पहाड़ में उसने बना दिए हैं सब, एंड दैट्स द मास्टर स्ट्रोक। सो ड्रोन्स प्री प्रोग्राम्ड होते हैं या उसको कोई मैनुअली भी हैंडल कर रहा होता है? 3 तरह के ड्रोन से यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। एक तो ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो जीपीएस गाइडेड होते हैं, जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे रीपर वगैरह है। तो टारगेट ड्रोन किया और जाके अटैक कर, ये गया अटैक किया, रीपर ड्रोन जैसे यूएस का है, ये अटैक करता है और वही वापस भी आ जाता है। सो इट्स नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स नॉट कैमिकाजे, इट्स नॉट सपोज टू सुसाइड नहीं करना उसको वापस आ जाना है। इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके एक बार इन्होंने उसको मारा था, जो जनरल था ट्रम्प पहली सरकार में, एक जनरल सुलेमानी को मारा था, ईरान के जनरल को, पहली सरकार 2018 की बात है। तो ये रीपर ड्रोन है, अमेरिका के पास बहुत सारे हैं। फिर होते हैं ड्रोन जिनको एक्चुअली वो होते हैं लॉइटरिंग एम्यूनेशन, जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, जिनका काम होता है लॉइटरिंग एम्यूनेशन, होता है घूमता हुआ आयुध, ठीक है, घूमता हुआ विस्फोटक, वो हवा में उड़ रहा है ड्रोन, और उसका काम यह है कि जैसे उसको मौका मिले अपने टारगेट में घुस जाओ और टारगेट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाओ। These are loitering ammunition or kamikaze drone. They can be guided using GPS, but GPS अमेरिकन है। They can be pre-programmed कि ये तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें यहीं जाना है और जाकर के इसमें स्ट्राइक कर देना। They can also be visually guided, और विजुअली गाइडेंस में प्रॉब्लम फिर से आएगी क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है। सो ईरान के कुछ फैक्शंस हैं जिन्होंने अभी बगदाद में अटैक किया, बगदाद की यूएस कॉन्सुलेट में अटैक किया, जो यूएस एम्बेसी है वहाँ पर जिन्होंने अटैक किया, तो वो ड्रोन, उनका और भी छोटा ड्रोन होता है, वो ड्रोन को एकदम कॉन्सुलेट के पास ले आए और फिर उस ड्रोन को कंट्रोल किया। उन्होंने बगदाद एयरपोर्ट पे भी अटैक किया था ऐसे ही। उस ड्रोन में फाइबर ऑप्टिक केबल लगा हुआ है, तो वो पूंछ की तरह लगा हुआ है और उसको केबल से कंट्रोल कर रहे हैं, और वो लास्ट के स्टेज पे बस वो उड़ाया उसको और अंदर डाल दिया उसको जहाँ उसको मारना है। दिस आर बेसिकली फर्स्ट पर्सन व्यू में चलते हैं, लाइक अ वीडियो गेम, और उतनी दूर जा सकते हैं जितनी दूर तार है। सो दैट इज व्हाट दिस इज ऑल्सो देयर। वायर्ड ड्रोन भी हो सकते हैं, वायरलेस ड्रोन हो सकते हैं, सैटेलाइट कंट्रोल ड्रोन हो सकते हैं, प्री प्रोग्राम ड्रोन्स हो सकते हैं, और नॉन सुसाइडल ड्रोन्स हो सकते हैं जिनका काम होता है बार बार यूज़ होना, वो महंगे होते हैं। बट इन सब में एक चीज़ जो कॉमन है वो है जीपीएस। तो ईरान क्या यूएस का जीपीएस ले रहा है या खुद से? नहीं, ईरान कहाँ देगा ही नहीं, यूएस के जीपीएस देगा ईरान को। तो उसने खुद से डेवलप कर लिया फिर अपना? नहीं, वो जीपीएस ड्रोन ही नहीं यूज़ कर रहा है ना। अच्छा, जीपीएस ड्रोन यूज, और ये प्री प्रोग्राम ड्रोन्स हैं, और इसमें चाइनीज गाइडेंस या रशियन गाइडेंस को भी इन्होंने यूज़ किया है। तो रशिया के पास तो है अपना कि पिन पॉइंट, जैसे इब्राहिम लिंकन, जो यूएसएस इब्राहिम लिंकन है, इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। करेक्ट। रशिया ने ऐसा यूएस एक्यूज कर रहा है कि लोकेशन दे दी ईरान कहाँ पर है, तो ईरान ने उस एरिया में अपने मिसाइल से ड्रोन्स मारने शुरू कर दिए, तो उसको हटना पड़ा। अब वो 400 किलोमीटर दूर चला गया ईरान से। इट्स एक्चुअली आउट ऑफ द वॉर थिएटर। 400 किलोमीटर दूर बहुत दूर होता है। भागा वो बेचारा। यहाँ दिल्ली में हुआ तो कानपुर में चला गया। तो इट हैज हैपेंड दैट वे। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट हैपेंस। तो ईरान कैन नॉट यूज अमेरिकन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वो तो नहीं देगा, बट ईरान कैन यूज चाइनीज, रशियन। और बजट की बात करें तो यूएस का डिफेंस बजट वर्सेस ईरान का डिफेंस बजट, अरे कंपैरिजन ही नहीं है, किसी से कंपैरिजन नहीं है। यूएस का बजट इज ऑलमोस्ट 900 समथिंग बिलियन डॉलर्स। 900 बिलियन डॉलर्स, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। ईरान का जीडीपी होगा 60-70 बिलियन डॉलर। तो ईरान का डिफेंस बजट तो 4-5 बिलियन होगा, उससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा। सो आप सोचो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका अगर पीछे हटता है और इसको कॉम्प्रोमाइज मतलब आई मीन इसमें नेगोशिएट करता है, इजराइल का कितना लॉस है? इजराइल के लिए क्या लेसन है और क्या फिर एक्शन होगा इजराइल का? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इजराइल के लिए, क्योंकि अमेरिका अगर आप पीछे हटेगा तो इजराइल के साथ 3 चीज़ें होंगी। पहला तो ये कि ईरान इजराइल से बदला लेगा, करता रहेगा, पर्सनल भी लेगा और प्रोफेशनल भी लेगा। पर्सनल तो है इसका, और कंट्री वाइज तो उसका बदला लेगा ही लेगा। सो बदला मतलब अटैक करता रहेगा, मतलब ईरान सीधा अटैक नहीं करेगा, ईरान फिर से बनाएगा हिजबुल्लाह को और उसको डालेगा वो लेबनान में। वो हिजबुल्लाह को बनाएगा, वो हमास को दोबारा बनाएगा, हुती को बनाएगा वापस, वो हुतीस को बनाएगा यमन में, करेक्ट, और वो
रेड सी यानी ये सुएज कनाल से जो आ रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अपना पूरा ऐसे कब्जा कर लेगा। पहला तो ये होगा, तो इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसको लेके आ जाएगा कि इसराइल विल बी पुश्ड बैक, जो 4-5 साल पहले वो अपने यहाँ संगठनों से लड़ रहा था। दूसरा ये होगा कि ईरान जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, बिकॉज अब ये गल्फ स्टेट्स को ये पता लग गया कि अमेरिका हमें या तो बचाना चाहता नहीं है या बचा सकता नहीं है, विच इज़ वेरी वियर्ड। आई थिंक सेकंड सही है, बचा सकता नहीं है। बचा सकता, यही लगेगा, है ना। सो बचाना चाहता नहीं इज ऑल्सो इक्वली बैड बाय द वे, कि सब कुछ था तब भी मेरे को मरने दिया, विच इज वर्स। तो गल्फ स्टेट्स क्या वो बेचारे मतलब गल्फ कंट्रीज के जो सडनली आए सारे स्पोक्स पर्सन और पीपल हु आर करेंगे, वो बेचारे आके बोल रहे हैं भाई क्या हो रहा है, हम बेचारे क्या कर रहे हैं हम। तो गल्फ स्टेट्स विल रन टू ईरान से बेटर डील करना, राइट। गल्फ स्टेट्स विल रन टू चाइना एंड इंडिया फॉर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी कवर। सो इंडिया कैन एक्चुअली प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर ऑल्सो, बिकॉज हम चाइना दूर है, हम नज़दीक हैं, अरेबियन सी के अक्रॉस हैं ये लोग। तो इंडिया हैज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम गल्फ स्टेट्स को सिक्योरिटी कवर में लाने की कोशिश करें, और हमें कोई इसमें हथियार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे ईरान से संबंधी अच्छे हैं। सो वी कैन हैव अ मच बिगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर गल्फ स्टेट्स, और चाइना करे इससे पहले हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि चाइना इस रेस में आएगा, क्योंकि चाइना के भी ईरान से संबंध अच्छे हैं। राइट। यूएस इस जगह को खाली कर देगा, और इसराइल के साथ तीसरी प्रॉब्लम होगी नेतन्याहू की पार्टी और उनकी आइडियोलॉजी को। ये जो हाइपरबोलिक राइट विंग की चलो मारो 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 वाली जो फिलॉसफी थी, दैट मे नॉट वर्क, बिकॉज ये अमेरिकन समर्थित थी पूरी। तो दीज थिंग्स विल बी अ प्रॉब्लम। इसराइल विल ऑल्सो हैव टू फाइंड एन एलाई अदर देन यूएस, क्योंकि अब यूएस उसका गॉडफादर नहीं रह पाएगा अगर इस युद्ध में छोड़ दिया उसको ऐसे, तो फिर यूएस कैसे गॉडफादर हुआ। इसराइल विल ऑल्सो हैव टू फाइंड बेटर अलायंसेस विद इंडिया, चाइना। ऑफ कोर्स वो गॉडफादर्स नहीं बनाएगा हमें, लेकिन एटलीस्ट दे विल ट्राई टू क्रिएट अ बेटर अलायंस ऑन अ मोर विविड, मतलब डाइवर्सिफाई करो। यूएस पे जनरली भरोसा नहीं करेगा कोई भी, ना गल्फ स्टेट्स, ना ईरान, ना इसराइल। इंडिया का जब वॉर लाइक सिचुएशन या वॉर की सिचुएशन हुई या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान से, तो इसराइल ने उसमें काफ़ी मदद की थी वॉर टेक्नोलॉजीज में, राइट? की थी, राइट? We have paid a price for the war, whatever we bought, हमने उसका पैसा दिया है। तो अगर आपसे इसराइल मांगता तो आप दोगे इसराइल को भी? See, इसराइल अगर मांगता है तो पहली बात तो यह है कि ये these deals which we did with Israel were done in peace time, not in war time. तो हमने पहले से उनसे लंबी चौड़ी नेगोशिएशन के बाद हमने उनसे खरीदा था। इट इज़ लाइक सेइंग कि क्या हमें राफेल दिया फ्रांस ने, तो क्या फ्रांस का कोई अभी अगर युद्ध चालू कर दे तो क्या मेरी ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि मैं अपना हथियार उसको दूँ? ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर युद्ध को अपनी मोरालिटी से देखना पड़ेगा। तो जो 4 दिन मोदी जी मिल के आए, तो क्या उस टाइम वो तो पीस टाइम नहीं था? पीस टाइम था, तो उस पर जो डील होगी वी हैव टू ऑनर इट, बट उससे मैं डील तो नहीं करी ना इस बात की। और दूसरी बात यह है कि हम बहुत सारे जैसे ब्रह्मोस जैसे हथियार हम ऐसे बेचेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें रशिया भी स्टेक होल्डर है। आकाश तीर भी, मतलब आप कह रहे हैं हाँ, अब सी डील्स विल हैपन, थिंग्स विल बी डन, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी अ कंट्री, और एटलीस्ट मुझे नहीं लगता ऐसा देश होना चाहिए। हमारे लिए युद्ध एक अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा बनाने का, हमारे लिए युद्ध की नैतिकता भी उतनी ही आवश्यक है। और आज से नहीं है, वो तब से है जब अशोक ने कलिंग को हराया था तो रिमोर्स हुई थी उसको, जीत का जश्न नहीं हुआ था। तो हर युद्ध में नैतिकता होती है, भारत के हर युद्ध में। तो हम किसी भी ऐसे युद्ध में नहीं जा सकते जिसको हम नैतिक रूप से संपूर्ण रूप से समर्थित नहीं कर सकते। हम डिफेंस, अगर कल को मान लीजिए ईरान अटैक करता इसराइल के ऊपर, उल्टा होता, तो हमारी नैतिकता बहुत ही क्लियर थी कि हमें डिफेंड करना चाहिए अपने दोस्त को, बट ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे दो बड़े बड़े शक्तियाँ मिल करके एक सैंक्शन रिडन कंट्री के ऊपर हमला कर रही हैं। हम अभी इसमें, मुझे नहीं लगता कि हम 100% श्योर है कि कौन सही है और कौन गलत है। ईरान कोई बहुत दूध का धुला हुआ प्राणी नहीं है, उनके जो आयतुल्लास हैं वो भी रिप्रेसिव हैं, वो भी क्या करते हैं हम सबको पता है। सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे मौत की सज़ा ईरान में होती है, हर बात पे हो जाती है, और पब्लिक स्क्वायर में होती है। सो इट्स ऑल्सो समथिंग नॉट व्हाट वी रिलेट टू। बट क्या ये फिर अमेरिका का अधिकार बन जाता है कि वो सत्ता परिवर्तन कर दे, क्योंकि ईरान की रजीम और उनकी पब्लिक के बीच में कुछ मनमुटाव है? ये तो ईरान की पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसा होता तो हम पाकिस्तान में सत्ता पलट करा लेते हैं, अभी इमरान खान को जेल से निकाल लेते हैं और पाकिस्तान में सत्ता पलट कर देते हैं। बट मैं थोड़ा डिसाइड करूंगा। सही बात है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे सही नहीं लग रहा, बट मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अब जाकर के सही करूंगा। तो आई डोंट केयर। तो युद्ध की नैतिकता भारत के इतिहास में भी और भारत के भविष्य में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि भारत जो वासी हैं, इंडियन माइंडसेट यही है कि किसी भी चीज़ को करने का मॉरल जजमेंट इंपॉर्टेंट है उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट से कहीं ज़्यादा। एंड दैट्स आवर फिलॉसफी एंड दैट्स व्हाई वी सर्वाइव, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं करते।
अगर हम ऐसे बेलिजरेंट पावर होते तो हम भी खत्म हो जाते। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत सारी चीज़ें फटाफट हमने नई जानी और पर्सपेक्टिव बहुत अलग था। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, विजडम एंड टाइम ऑफ कोर्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू टू टीम एंड योर मैसेज टू आवर व्यूअर्स कि अभी मतलब एक बहुत कॉमन सवाल कमेंट सेक्शन में आता है, वॉर हो रहा है, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडियंस को क्या करना चाहिए? पहली बात तो पैनिक नहीं करना है। हाँ, हमारी safe हो। आप सेफ हो नंबर 1, और आपकी लाइफस्टाइल भी सेफ है। तो जैसे पैनिक कर लिया हमने कि गैस नहीं मिलेगी, अरे हम सही कर देंगे। वी आर वन ऑफ द महाशक्तिज ऑफ द वर्ल्ड। तो अब तिरंगे के नीचे कोई भी शिप चल रही है तो उसको ना तो अमेरिका अटैक कर रहा है ना ईरान अटैक कर रहा है। ये तिरंगे की पावर है। आप एक शक्तिशाली देश के नागरिक हो, आपका विश्व में प्रभुत्व है, और आपका उससे ज़्यादा आपकी विश्व में आदर होता है राष्ट्र का। तो इस तिरंगे की पावर को आप समझो। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, राष्ट्रीय ध्वज बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में। पता नहीं आप कितना समझते हो, लेकिन बहुत इन्फ्लुएंस है, और इसके इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि चीन और भारत 2 ही देश की शिप छोड़ रहा है ईरान। ठीक है। दूसरी बात यह है, आप तैयार हो जाओ कि हो सकता है इस युद्ध में राष्ट्र को मध्यस्थता करनी पड़े। इसीलिए कोई स्ट्रांग स्टैंड लेने की आवश्यकता नहीं है। हम शांति दूत बन सकते हैं दुनिया के, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगा। हो सकता है कि ट्रम्प साहब तो 1 साल तक नोबेल के पीछे लगे रहे और उनको नहीं मिला, और फिर वो बहुत गुस्सा भी हो गया एकदम। उन्होंने तो चिट्ठी भी लिख डाली थी गंदी सी कि अब तो मैं लड़ाई फोटो करूंगा। भी खिंचा दिया था कि इसने मुझे दे दिया है, और दूसरे जिसको मिला उससे ले भी लिया। दिस इज द ट्रम्प फिलॉसफी। हो सकता है, लेकिन इस साल भारत को नोबेल प्राइज मिलने के लिए एक मौका है। अगर इस युद्ध को हम रोकते हैं तो मे बी इट्स नॉट ट्रम्प बट इट्स मोदी। रिवर्स होना हो जाएगा बेचारा। रिवर्स होना होगा। और अगर ट्रम्प आज इस्तीफा दे देते और चले जाते हैं तो आपको लगता है वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश हो जाएगा? देखिए, एक व्यक्ति के जाने से ना तो ईरान गिरा और ना अमेरिका की फिलॉसफी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रम्प ने ये तो मिसफायर कर दिया, और ये बात उनको भी पता है कि ये मिसफायर तो हो गया। अब ट्रम्प जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि भाई कौन जाएगा? अभी तो पूरे 2.5 साल, ऑलमोस्ट 3 साल बचे हुए हैं उनके। 3 साल बचे हैं। तो 3 साल तक तो जाने नहीं वाले हैं। लेकिन ये हो गया कि इस साल के एंड तक अगर वो इलेक्शन हार गए, मतलब उनकी पार्टी इलेक्शन हार गई, और उनकी पार्लियामेंट में, यानी जिसको कांग्रेस बोलते हैं और जिसको सेनेट बोलते हैं, वहाँ पे उनका जो मेजॉरिटी है वो गिर गया, तो ट्रम्प फिर हाथ बन जाएंगे उनके। वो उसमें आ जाएंगे क्या, कितने जिसमें जनरली उनको रहना चाहिए? नहीं, किसमें इम्पीचमेंट हो नहीं, जाएगा? औकात में। थोड़ा बेलिजरेंट हो गया, और मडूरो के केस से वो ओवर एक्साइटेड हो गए थे। बट आई रियली होप, और इसमें एक एंगल जो हम हमने बात नहीं करी आज, वो है एप्स्टीन फाइल। क्योंकि एप्स्टीन फाइल का भी इसमें कारण हो सकता है कि इतनी युद्ध क्यों हो रहे हैं। हर बात पे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रही है कि एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसा है जिसको छुपाने की कोशिश करी जा रही है, और अमेरिका द्वारा, अमेरिका और विशेषकर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा। तो ऐसा क्या है एप्स्टीन फाइल में जिसको अभी भी रिडैक्ट करके, वो चिट्ठी आती है कि ओपन तो कर दिया बट पूरा काला काला कर देते हैं उसको, कुछ दिखता नहीं है, रिडैक्शन बोलते हैं जिसको। तो रिडैक्शन कर करके एप्स्टीन फाइल रिलीज हो रही है, और उसमें अमेरिका के बहुत प्रभावशाली लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, हिलरी क्लिंटन, बहुतों का नाम आया है। और ये सभी लोग, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है ये सब कुछ। एप्स्टीन फाइल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट तो ये सब नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में ये चर्चा भी बहुत भारी है क्योंकि पहले वेनेजुएला किया, पहले ग्रीनलैंड किया, ग्रीनलैंड को मारेंगे, फिर वेनेजुएला करेंगे, फिर वापस ग्रीनलैंड चले गए, अब ईरान चले गए। सो इज इट जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन? क्या बस इतना शोर मचाओ कि एप्स्टीन वाली आवाज़ ही ना सुनाई दे? ये बात तो नहीं है। और अगर ऐसा एंगल है तो फिर दिन तो ये होता रहेगा, फिर इसके बाद कुछ और होगा। सो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को बचाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। एंड दैट इज समथिंग विच इज ऑल्सो वन एंगल जिस पे डिस्कस अमेरिका में तो बहुत हो रहा है। चलिए आगे भी हम लोग भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सर के चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बहुत ही अमेजिंग काम हो रहा है, कंटेंट लेवल पे भी, ट्रेनिंग लेवल पे भी, एजुकेशन लेवल पे भी, और उस पर भी सर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कितनी सारी चीज़ें आप लगातार कर रहे हैं, और हाउ कैन यू हेल्प आवर यंग ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑल। और शायद रूरल लेवल पे भी आप लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे कैप्चर किया हुआ है। उस पर कुछ बोलना चाहेंगे चलते चलते? व्हाट आर ऑल थिंग्स हैपनिंग? सी, हम भारत के छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे गाँव में BA, BSc, BCom यानी नॉन टेक्निकल बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, इन सब पे ट्रेनिंग देते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदी में जो प्रोग्राम है AI के ऊपर, वो चलाते हैं उत्तर प्रदेश में। और करीब 2 लाख बच्चे लगातार सीख रहे हैं, 75 घंटे का करिकुलम कर रहे हैं। उनको यूनिवर्सिटी से जो है इसका सर्टिफिकेट में भी उनको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें
टेक्नोलॉजी को भारत के गांव-गांव तक, भारत की गांव-गांव की भाषा में, गांव-गांव की शैली में और भारतीय कॉन्टेक्स्ट में लोगों को समझाना है। हम्म, और ये हमारा मिशन है और सारे संपूर्ण भारत में हम ये कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम का भी सपना था और ऐसे प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए कि ऐसा हो कि 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे में काम हो, हम्म, ताकि नॉलेज एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, Right. क्वालिटी हाई एंड जैसे ब्रह्मोस होती है, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट, है ना? सो ऐसा होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। लैब्स हम लगा रहे हैं और वो भी ऐसी लैब्स जो वर्चुअल रियलिटी पे हैं। तो जैसे फिजिक्स की 5 करोड़ 10 करोड़ का एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, हम उसको वर्चुअल फॉर्म में लगा सकते हैं। तो ऐसे काम भी हम करते हैं और पूरे भारत में हमने ऐसे सो आपके सेंटर्स लगा जितने रखे हैं। प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर लोगों को जानना है तो कहाँ पे लोग चेक कर सकते हैं? वो आ सकते हैं कलाम सेंटर की वेबसाइट पर हम्म। और kalamcenter.org, और इसके अलावा मेरे अपने सोशल मीडिया पे आई कीप शेयरिंग, तो वहाँ पे भी आ सकते हैं और बिल्कुल आइए, अनुभव लीजिए, क्योंकि एंड भारत पीपल आल्सो वॉलंटियर फॉर दिस लाइक इफ या दे कैन वॉलंटियर। आप वॉलंटियर करिए, कंटेंट बनाइए एजुकेशन के लिए, हिंदी में बनाइए, जिस भाषा में आप हैं, आप तेलुगु में बनाइए, लेकिन ऐसा बनाइए जो आदमी समझ सके। आई थिंक कंटेंट की पावर भारत में, आपका अवार्ड देख रहा हूँ, इतना अच्छा आपका अवार्ड भी मिला है ना? तो कंटेंट क्रिएटर्स हर कोई हो सकता है मेरे जी। ख्याल में। आप तो यू आर अ बिग कंटेंट क्रिएटर, बट एक माइक्रो लेवल पे तो सब कोई बन सकता है। बिल्कुल। शिक्षक बनिए, किसी ना किसी के, किसी को सिखा सकते हैं आप। इंटरनेट अलाउज यू टू टीच समवन हुज फार अवे, तो आप ऐसे लोगों के लिए करिए। और भारत के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर हम ऐसा करेंगे तो विश्व गुरु तो हम बनते ही जाएंगे, विश्व मित्र भी बनी रहें, लेकिन हम एक खुशहाल समृद्ध राष्ट्र बनेंगे और वो आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप आए। हमेशा आपसे मिलके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसे अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद।